जेनजी वालों को कहना चाहूँगा, नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह आग लगाने से पहले अपने कैंपस में लोगों को इकट्ठा करके पहले गुफ्तगू तो शुरू करो। हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें भी अभी आस जाग गई है। पाकिस्तान के अंदर कल अगर आप ऐसे हालात देखें तो जहन में रखिएगा कि निशाना कौन होंगे। मिलेनियल्स को जो शऊर 25 साल की उम्र के बाद आया ना, जेनजी को सोशल मीडिया इंटरनेट की वजह से वो शऊर 12-13 साल की उम्र में आ रहा है। एक बहुत बड़ा चार्ज ये है कि भाई ये सियासी शऊर नहीं है, ये सिर्फ पीटीआई की मोहब्बत है। आप किसी जाले के साथ बैठ के ऑब्जेक्टिव डिस्कशन भुट्टो साहब के किरदार और पॉलिसी पे कर सकते हैं। हमें बच्चे कहते हैं कि आप बहुत डरपोक नस्ल के लोग हैं और पिछले वाले और डरपोक थे, बदतमीजी भी कर रहे हैं, मीम्स भी बना। अब आप ये भी बतौर मिलेनियल बूमर एक्सपेक्ट ना कीजिए कि जेनजी जो है वो हर तरीके से आपको आइडियल मिलेगा, उसमें बेतहाशा जोशो जुनून होगा मगर वो तहम्मुल से सारी चीजों को समझेगा। ये बात तो दुनिया के महज़ब माशरों में बहुत पहले तय हो गई थी कि कोई भी अपनी हद से तजावुज नहीं करे। कौन से महज़ब माशरे में ये बात तय हो गई थी और उसके बाद उसके ऊपर अमल भी हुआ है, ये भी जरा एग्जांपल दीजिए। सिविल लिबर्टी के लिए कुछ जो है एफर्ट भी करें, मुझे लगता है कि ना वो बिल्कुल एक अजीब सी सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर होके रह गए। कोई सही बात है कि कीबोर्ड वॉरियर है। अल्लामा इकबाल क्या थे? पेन वॉरियर। उन्हें बता दीजिए ना कौन सी भूख हड़ताल की थी अल्लामा इकबाल ने, कितनी बार जेल गए थे। आज का पेन कीबोर्ड है। आपके बड़े सारे नहीं, थॉट मुझे लीडर्स बताएं। अपने दौर के कीबोर्ड वॉरियर ही थे। आपने उनको किताबों में पढ़ के इज्जत दे दी, ब्लॉग पे पढ़ के आप आज नौजवान को इज्जत नहीं देना चाहते। माजरत के साथ। कायदे आजम कितने बार जेल गए थे? नहीं देखे, बगैर जेल गए, टीजर बनवा दिया आपने वैसे हमारा बगैर जेल गए कीबोर्ड कायदे वॉरियर आजम ने वाला। मुल्क बना लिया था। तो अल्लामा इकबाल ने भी हमें मर्द मोमिन बनाने का कुछ तसव्वुर दिया। आजकल तो कीबोर्ड वॉरियर भी नहीं, आजकल तो पॉडकास्टर दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज ओटीएस के मेहमान जिब्रान नासिर साहब हैं। जैसे कि मैंने अपने सोशल मीडिया पे बताया कि मैं दिसंबर तक ये ओटीएस पे होस्टिंग की जिम्मेदारी अदा करूंगा, फिर बाद में जो हमारी टीम है इंशाल्लाह ताला वो ये सिलसिला चलाते रहेंगे। तो मैंने कहा था कि कुछ मेरे ड्रीम गेस्ट हैं कि मैं चाहता हूं कि इस रिटायरमेंट से पहले उनको पॉडकास्ट में बुलाऊं। तो उनमें से एक नाम जिब्रान भाई का था। जिब्रान भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने फैंडम की जगह जरा एक पॉडकास्टर और एक सहाफ़ी की तरह आपसे सवाल बहुत करूं। खुशी हो रही है आपके ख्वाबों को पूरा करके। अच्छा, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान की खातिर बेहतर और बड़े ख्वाब देखें। अच्छा, पाकिस्तान की खातिर हटा दें, ख्वाब रहने। ख्वाब तो देखने चाहिए, लेकिन जो ख्वाब हमारी इस वक्त जनरेशन जी देख रही है ना, वो मुझे कभी कभी बड़े इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। मैं स्टोरी पे शेयर करता हूँ, कभी कभी डरावने भी लगते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं इस वक्त नेपाल में जिस तरह से आग लगा के इनकलाब लाने की रिवायत को बरकरार रखा गया है श्रीलंका और दीगर बांग्लादेश और ममालिक के बाद। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे मुतालिक लोग हैं, उनमें भी अभी एक आस और आग जाग गई है। और बल्कि वो डिमीन कर रहे हैं पाकिस्तानी यूथ को कि भाई देखो वहाँ तो ये सब हो रहा है, तुम लोग नाच रहे हो, गा रहे हो, टिकटॉक बना रहे हो। तो ये सवाल मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ। वो ये कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में तालीमी इदारों में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को हराम करार दिया गया है, बैन किया हुआ है। अभी रास्ते में मैंने कहा कि जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने ये बैन लगाया था, तो आपने मेरी दुरुस्त तस्दीक की कि नहीं भाई ये भुट्टो साहब का काम है, हर चीज़ में जनरल ज़िया-उल-हक को याद कर लेते हैं हम। तो मुझे याद है कब मैं एनईडी यूनिवर्सिटी गया तो मैंने एफिडेविट जमा करवाया कि जी मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा वगैरह वगैरह। और जमा कराने के बाद मुझे याद है कि हमारे तो इदारे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो भी सियासत ही करते हैं। तो हमसे ये एफिडेविट क्यों जमा करवाया जा रहा है? फिर बाद में वहाँ पे पीएमएसओ को देखा, जमात इस्लामी का जो जमीयत विंग देखा, उनको मारते हुए देखा, शीशे टूटते हुए देखे। वहाँ पे टीचर्स ये कहते थे देखो ना अच्छा है कि अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम अलाउ करेंगे तो ये रोज़ाना मारेंगे और शीशे तोड़ेंगे और क्लासेस जो है होने नहीं देंगे, तो ये सियासत तो बड़ी बुरी चीज़ है। तो ये तो सारा मैंने बड़ा एक बेतुका सा एक कॉम्प्लेक्स सा सवाल आपकी खिदमत में पेश किया, उम्मीद है वो पहुँच गया होगा आप तक। तो करें क्या और बोले तो बोलें क्या? अच्छा, पाकिस्तान के पिनल कोड के तहत जो है ना, तुलबा को जामियात में जाके सियासत में मशगूल करना, राग़िब करना, ये भी जुर्म है बाय द वे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पिंग्स कैसे बने हुए हैं। पहला तो जो आपका सवाल है कि जी हम नेपाल को देख के या श्रीलंका को देख के या बांग्लादेश को देख के मुतासिर हो रहे हैं, तो पहले तो इस बात को हम आइडेंटिफाई कर लें कि हम तभी मुतासिर हो रहे होंगे अगर इस वक्त आवाम मौजूदा निज़ाम से खुश नहीं है। कोई मुतमईन अवाम तो देख के कहेगी यार ये क्या अफरा तफरी है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कभी ये हालात हों। देखो हमारे यहाँ कितना सही चल रहा है, हमारे लीडर्स कितने सही हैं, हमारी अदालतें कितनी फ़ाल हैं, हमारा मीडिया कितना आज़ाद है, हमारी मईशत जो है वो कितनी ट्रांसपेरेंट है। तो अगर आपको ख्वाहिश हो रही है किसी ऐसी राह पे जाने के लिए, तो इसका यह मतलब है कि आप मौजूदा निज़ाम से नाला हैं। तो वो आवाम के एटीट्यूड या बिहेवियर से पहले मौजूदा निज़ाम का एक एनालिसिस और डायग्नोसिस है कि लोग इससे खुश नहीं हैं। ठीक है, दूसरा वो डायग्नोसिस इस बात का है कि अगर वो उस प्रोटेस्ट को देख के मुतासर हो रहे हैं जिसमें वायलेंस है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की अमवात हो रही हैं, कहीं स्टेट प्रोटेस्टर्स को मार रही है, कहीं प्रोटेस्टर्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वालों को पकड़ के मार रहे हैं, घरों को, अमलाक को, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा रहे हैं,
तो उसका ये मतलब है कि जब आप सोल्यूशन के इस रास्ते की तरफ अट्रैक्टेड हैं तो आप ये भी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में नॉर्मल जो डेमोक्रेटिक रूटीन के अंदर जो सोल्यूशंस के चैनल्स और एवेन्यूज़ होते हैं वो गैर फाल हो चुके हैं। अब शायद मुज़ाहरों में इतनी जान नहीं है, अब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इतनी जान नहीं है, अब शायद अदालतों से रुजू करके पिटिशनें आइनी फ़ाइल करना या केस फाइल करने से कोई सोल्यूशन लोगों को मुयसर नहीं होता। और शायद मीडिया अब इतना फ़ाल नहीं रहा, इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा, या इतना ट्रांसपेरेंट या इतना सच्चा नहीं रहा क्रेडिबल नहीं रहा ना। और शायद अब राय आमा भी इतनी ज़रूरी नहीं रही कि अगर आवाम प्रेशर डाल रही है और बात कर रही है तो स्टेट उस पर रिस्पॉन्ड करे। स्टेट का तो अब ये डिमीनर हो गया है कि जी एग्जॉस्ट करो आवाम को, फ्रस्ट्रेट करो इनको। गवर्नर साहब ने हाँ रिस्पॉन्ड किया था ना कि वोट किसी को भी डालोगे हाँ निकलेगा तो नहीं। वो, बट उसके अलावा ये भी कि इनको इंतज़ार करवाओ, कितना दिन प्रोटेस्ट कर लेंगे, कब तक भूखे रहेंगे, कब तक हड़ताल पे रहेंगे। तो एक ये भी मैकेनिज्म होता है। जी जी मैंने असल शायद में ज़्यादा सच बोल जी दिया। जी आपने असल में हमारे लाइट जाती आती रहती है ना, हाँ तो उसको वजद आ गया वाटर कूलर को आपकी हाँ बात सुन के। हाँ। तो एक तो ये दो चीज़ें समझे हो गई कि हाँ जी एक तो निज़ाम गैर फ़ाल है और दूसरा निज़ाम को ठीक करने के जो आइन में तरीके दिए हुए हैं वो भी गैर मौसर हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि जी क्या ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में मुमकिन है कि नहीं। तो जहाँ तक थोड़ा बहुत मैंने देखा है इसको, और मैं कोई तारीख़ का बहुत बड़ा तालिब इल्म नहीं हूँ, ज़्यादातर करंट अफेयर्स को फॉलो करता हूँ। तो श्रीलंका के अंदर भी मिलिट्री एलीट इस्टेब्लिशमेंट में कोई चेंज नहीं आया, बांग्लादेश में भी नहीं आया और नेपाल में भी नहीं आया। उन्होंने एक तरीके से अपने आप को इस पूरे मेस से साइड पे रखा और बोला कि यही सिविलियंस हैं, यही चीफ जस्टिस हैं, यही मिनिस्टर हैं, ये ब्यूरोक्रेट हैं, इनकी गर्दनें उड़ा दो, इनको फारिग कर दो और इनको चेंज करके ले आओ। तो पाकिस्तान के अंदर कल अगर आप कोई ऐसे हालात देखें तो जहन में रखिएगा कि निशाना कौन होंगे और इनको तब्दील किया जा रहा होगा और कौन वो हैं जो अपनी जगह पे कायम रहेंगे। सही सही माने जो तब्दील होते हैं वही तब्दील होते रहेंगे, और जो तो फिर आपको एक वही ना कि वो पुरानी डब्बी, नई डब्बी में पुरानी सिगरेट जो होती है, वही चीज़ आपको मैसर होगी। देखें, ये हमने बड़ी तहरीक पाकिस्तान के अंदर लॉयर्स मूवमेंट अगर हम बोलें कि जी लास्ट बड़ी तहरीक है, आवाम के पुरज़ोर के ऊपर हमने किसी ताकतवर इंसान को निकाला हो। मगर जब आप उस इंसान से पूछते हैं जिसको आपने कहा कि हमने कॉलर से पकड़ के बाहर निकाल दिया, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब, कि सर आपके जाने की वजह क्या बनी? ना वो कसूरवार इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ठहराते हैं, ना वो कसूरवार नवाज शरीफ या बेनज़ीर की वापसी को ठहराते हैं, ना वो कसूरवार लाल मस्जिद ऑपरेशन को ठहराते हैं, ना 12 ना मई वो कसूरवार क्या कहते हैं 12 मई 12 मई को या वकला तहरीक को ठहराते हैं। वो कहते हैं उस बंदे का नाम है अशफाक परवेज़ कियानी। वो कौन था? उनका सेकंड इन कमांड DGISI, फिर वो आर्मी चीफ वो तब बना। किताब भी आ गई, उसमें सारी ठीक है, कहानी आ गई है तो बाहर। इसलिए अगर किसी को मौजूदा हम्म मुंतज़मीन से शिकायत है तो अच्छा देखिए मैं उनको सवाल भी ना अगर कहीं से चेंज होगा तो ये जो नेचुरल प्रोसेस विद इन इंस्टीट्यूशंस है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर भी थोड़ा से बात नई लीडरशिप आती है, वहाँ से कुछ होगा तो होगा, अदरवाइज तो मेरे ख्याल में मामला तो ही चलेंगे। देखिए मैं सवाल को अब नैरो करता हूँ, और आपकी टारगेट ऑडियंस हमारी जेन जी है, जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3,500 बच्चे माशाल्लाह से ऑफ द स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम इनकी बातें सुनते हैं, फिर सोशल मीडिया हम देखते हैं, और जो जेन जी की मीम्स हैं वो उसका सेंटिमेंट हमें समझ आता है। अगर आप इनसे मुखातब होकर इनको बताएं कि भाई ये जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस वक्त वायलेंस को या अनार्की को, तो ये बहुत कूल लगता है ना कि भाई कि हम नेलिस्ट हैं, हम अनार्किस्ट हैं और हम ऑर्डर को नहीं मानते। पिछली नस्ल पे इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि ये जो बूमर्स हैं या काइंड ऑफ समहाउ मिलीनियल्स का भी कुछ हिस्सा, ये आप लोग जो है ना वो ऑर्डर की प्रोटेक्शन में इतना ज़्यादा कंज्यूम हो गए हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद है, हमारे पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं है, हमारे पास आज़ादी नहीं है, सोशल मीडिया बंद हो जाता है, ट्विटर बंद कर देते हैं, वो फायरवॉल लगा दी है। उसके बाद आपको पता है कितना ज़्यादा IT इंडस्ट्री ने जो है स्ट्रगल किया है, और ये सब यूथ थी ना, लड़के लड़कियाँ थे जिनके काम हज़ारों डॉलर्स कमा रहे थे, वो बर्बाद हुए। फिर उसके बाद अब हमें हमें एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले बताते हैं जी आप लोग ये तो फ़ोन टैप हो रहे हैं, आपकी तो सर्वेलेंस हो रही है, आपकी स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं आप, वो सब स्टेट देख रहे हैं। तो इनको आप क्या बताएंगे कि भाई व्हाट्स द वे? मेरे ख्याल में मिलेनियल्स को जो शऊर 25 साल की उम्र के बाद आया ना, जब उनकी या तो शादी हो चुकी होती है, होने वाली होती है, बच्चा हो चुका होता है या होने वाला होता है, वालिद रिटायर हो चुके होते हैं या होने वाले होते हैं, और कफ़ालत की ज़िम्मेदारी आप पे आ चुकी होती है या आने वाली होती है। जेन ज़ी को सोशल मीडिया, इंटरनेट की वजह से वो शऊर 12-13 साल की उम्र में आ रहा है। ठीक है? आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रिलिजन, हिस्ट्री, कंस्पिरेसीज़, ये जो चीज़ें आप अपनी यूनिवर्सिटी में आके, स्कूलों में तो ये नहीं था एनवायरनमेंट ग्रोइंग अप, यूनिवर्सिटीज़ में आके जब थोड़ा बहुत आपका एक्सपोजर बढ़ता था और आपका जहन उस तरफ जाता था और आपके अंदर एक रेबेलियन आती थी, तो बहुत सारी रेबेलियन जो है मिलेनियल्स की, वो उनकी उम्र ने और उनकी जिम्मेदारी उन्हें रोक दी। जो कि सबसे जो आइडल पीरियड होता है वो आपकी स्टूडेंट लाइफ होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि आपने ट्रू जाना है ट्रू साल के आखिर में एक इम्तिहान देना है, बाकी क्लासेस अटेंड करनी है, ना कुछ कमाना है ना और कोई जिम्मेदारी करनी है। मोस्टली ऐसे तो होता मेरे ख्याल में चूँकि अब वही जो आइडल पीरियड है, है, बहुत जल्दी आ अगर गया। उसके बिल नहीं है, आइडल पीरियड तो तब से जब से आप स्टूडेंट हैं,
बट अगर उसके बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आपको ये शऊर आ गया है तो आप उतना जल्दी रिबेल करने की सलाहियत रखते हैं और उतना जल्दी आप उसका इजहार भी कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग, मतलब कि स्कूल को ऐसा तो नहीं लगा मैं अगर प्रोटेस्ट में जाऊंगा तो मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, या मेरी बीवी बच्चे कौन पालेगा, या मेरे मियाँ को कौन पालेगा अगर बेगम साहिबा कफालत कर रही हैं, हाउ एवर इट इज़। तो एक तो जब आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, फिर आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी आ गई है, फिर आपके पास उसके इजहार का एवेन्यू भी आ गया जी। है। आज 12-13 साल के बच्चे को वालिदैन से इजाज़त लेके कि नहीं कि मैं 3 तलवार पे जा रहा हूँ मुज़ाहरा करना अपनी बात करने के लिए, वो अपने कमरे में बेडरूम में बैठ के अपना वीलॉग बना रहा है और 36 चीज़ों से उसको एडिट करके और अट्रैक्टिव भी कर रहा है और सेलेबल भी कर रहा है। तो ये एक ओपिनियन है जिसका इज़हार हो रहा है। इसको आप ये ना कहें कि ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ एक हाँ, और चूँकि तरबियत ही डिफ़ाइन कर रही है ना, तरबियत, ज़िम्मेदारियाँ और सर्कमस्टांसेस डिफ़ाइन कर रहे हैं कि किसको आप बूमर कह रहे हैं, किसको आप मिलेनियल कह रहे हैं, किसको आप जेन ज़ी कह रहे हैं। डीएनए में तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा, इंसान की वैसे एवोल्यूशन जो पुरानी है उसमें तो फ़र्क नहीं आ रहा। तरबियत, सही, एक्सपोज़र और सही। सर्कमस्टांसेस ही हैं। मईशत है, हेल्थ है, इंडिकेटर्स ऑफ लाइफ़ हैं, लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी है, ये चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन करते हैं कि अभी आप किस जनरेशन में, किस पैराए में हैं। तो इन चीज़ों ने जेन ज़ी को मुख्तलिफ किया है। मसाइल वही हैं एक चीज़ और और है ना, मसाइल लिंगो। का हल भी वही निकलेगा। जो एक चीज़ उन लोगों को जो निज़ाम के ऊपर इस वक़्त आप उनको काबिज़ कह लें या उनको अरबाब इख्तियार कहें, मुसल्लत कहें या इलेक्टेड कहें, जैसे आपको बेहतर लगे। उनको ये एहसास करने की ज़रूरत है कि आप उस लाठी से नहीं हाँक सकते आज की यंग जनरेशन को, जो कि इस वक़्त पाकिस्तान का 70% है, जैसे आप उनको हाँक रहे थे जो 80 और 90 की दहाई में जवान हुए या अर्ली 2000 में जवान हुए। क्योंकि बहुत पहले अवेयरनेस आ गई है, बहुत पहले शऊर आ गया है, तो अब आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पे लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। आपका ये धकोसला, ये फ्रॉड नहीं चल सकेगा। तो एक चीज़ और बदली ना, लिंगो। अब हमें बच्चे कहते हैं कि भाई आप बहुत डरपोक नस्ल के लोग हैं और पिछले वाले और डरपोक थे, आपको जो है ना वो यू शुड कॉल अ स्पेड। तो अब हम देखते भी हैं कि भाई मीम कल्चर जो है उसके अंदर जिस तरह से जो हमारे बहुत ही मुकद्दस इदारे हैं जिनसे जिनके बारे में बात करते हैं सब डरते हैं, हाथ पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं, जैसे वाटर कूलर अभी काँप रहा था हमारा। ये लोग मीम्स के ज़रिए बिल्कुल उन मुकद्दस शख्सियात को जो है डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, मीम्स भी बन रहे हैं, और बाज़ औक़ात तो मुझे भी लगता है मतलब तनकीद के से हट के कि ये तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी है। कि तो ये जो humiliation है। कल्चर डेवलप हो रहा है तो ये भाई अगर इनसे पहले कोई बदतमीज़ नहीं था तो फिर 2000 की दहाई से अगवा कौन हो रहा है? अगर इनसे पहले कोई बदतमीज़ नहीं था तो बोरियों में लाशें किसकी मिल रही थीं? अगर इनसे पहले कोई बदतमीज़ नहीं था तो आपने 80-80 फिट के कमरे के अंदर 100-100 बंदा 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, पूछे ना पुराने अफ़सरों को बुला के कराची की नौजवानों के साथ में आपने क्या किया लेट 80s से लेके लेट 90s तक, ठीक है? अगर कोई बदतमीज़ नहीं था तो इंसर्जेंसियाँ क्यों हो रही थीं बलूचिस्तान में और मिलिट्री ऑपरेशन क्यों वहाँ पे किए जा रहे थे? वो कंप्लायंट लोगों के लिए किए जा रहे थे। उनके लिए किए जा रहे थे जो सर नगूं करके बैठे हुए थे। तो बादशाह खान ने क्यों पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद 10 साल से ज़्यादा का अरसा जेल के पीछे गुजारा? चूँकि वो बहुत महज़्ज़ब तरीके से पेश आ रहे थे रियासत के साथ, वो कह रहे थे जो आप कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। तो ये मेरे ख़्याल में ये हमेशा होता है। देखिए मैंने आपसे फिर बात की ना, हम एक दूसरे के सर्कमस्टांसेस को समझते नहीं हैं, तो हम उसकी हेसिटेशन को, उसका डर बताएँगे। उसकी हेसिटेशन इसलिए है चूँकि शायद आप ज़िंदगी की ऐसी स्टेज में हैं कि आप सिर्फ़ अपने लिए नहीं, आप अपने घर वालों और वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट हैं, आप उन सब के बिहाफ़ पे फ़ैसला कर रहे हैं। और आप एक बात कर रहे हैं 15-16 साल के नौजवान से जो सिर्फ़ अपने लिए फ़ैसला कर रहा है। तो जो अपने लिए फ़ैसला कर रहा है वो तो बेधड़क होके 1 सेकंड में हाँ भाई चलना है सुबह पिकनिक है, आओ गाड़ी में बैठते चलते हैं। जिसकी बीवी बच्चे हैं, घर-बार है, वो सुबह ऐसे रैंडम प्लान बना के जाएगा तो लोग बोलेंगे आप बहुत ही गैर ज़िम्मेदार आदमी हैं। आप घर पे तवज्जो नहीं दे रहे। तो ज़िम्मेदारी को डरना बताइए, ठीक है? और एट द एंड ऑफ द डे इस बात से तो कोई शिकायत नहीं है ना कि जो आपसे बड़े हैं वो भी उतने ही मुतासिर हैं इस निज़ाम के, वो भी उतने ही पिसे हुए हैं इस निज़ाम के जितने आप हैं, ठीक है? अब 2 मरीज़ बैठ के लड़ रहे हैं कि ज़िंदा रहने की ख्वाहिश किस में ज़्यादा है। देखो मैं इलाज की तरफ ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा हूँ, तुम कम दौड़ रहे हो। एक अजीब बेवकूफ़ों की बात है। हम बीमारी के भी अलग-अलग स्टेजेस से दो-चार हैं। कोई फर्स्ट स्टेज है, किसी को फोर्थ स्टेज है। जिसको फोर्थ स्टेज है उसका इम्यून सिस्टम और कमज़ोर हो गया है। उसको ट्रू, आप ट्रू। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि तुम डरपोक हो, तुम्हें ज़िंदा रहने की ख्वाहिश नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफ़ाई किया और मैं यही चाह रहा था क्योंकि हमारे बच्चों में लगता ही है ना कि जैसे दुनिया ही 2000 में बिग बैंग हुआ है या 2010 से बिग बैंग शुरू हुआ और दुनिया कायनात शुरू ही सोशल मीडिया के बाद हुई है और पहले तो तो कोई कितनी हसीन दुनिया है ना कि उनकी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो उनसे ही है। तारीख में एग्ज़िस्ट ही नहीं मेरे करता। दम से ही है, ठीक है? तो ये भी एक बड़ा अच्छा खूबसूरत व्यू है जिसको आप सेल्फ अब्ज़ॉर्ब्ड होना कहते हैं या जो भी कह लें। बट इस चीज़ को पॉज़िटिव वे में भी देखना चाहिए।
कि यार मैं भी ये सोचता हूँ कि जो सियासी शऊर मुझे 25-26 साल की उम्र में आना शुरू हुआ, ये मैंने अक्सर सोचा है, ख़ास तौर पे जब मैंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा था 26 साल की उम्र में, कि यार अगर 13 साल की उम्र में ये चीज़ें सोच रहा होता मैं, तो 26 साल की उम्र तक तो मैं क्या बड़ा फ़लसफ़ा लिख रहा होता, ठीक है? और मोटिवेट कर रहा होता पूरी कौम को। मैंने तो अभी आँखें खोली और मुझे ये शुऊर आया है। तो इस चीज़ को भी आपने पॉज़िटिवली देखना है, जो कि मैंने आपसे कहा ना कि अब आप ढकोसले से, फ़रेब से, चीज़ों को खबरें मोल्ड करके, लोगों के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लगा के, अब मैंने और आपने 2000 से लेके टिल 2018 बहुत कामयाब एक्सपेरिमेंट था। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर उसको बाद में नाम दिया गया, कि जो इंसान रियासत से कंप्लाई नहीं कर रहा, उसको आप काफ़िर कह दीजिए, गद्दार कह दीजिए, रॉ एजेंट कह दीजिए, और अगर उसके हवाले से कोई खबर चल गई या अफ़वाह चल गई, तो वो स्टिक कर जाती थी। और स्टिग्मा बन ठीक है, जाता। और कोई गायब हो गया तो पाकिस्तान की कसीर तादाद समझती थी कि वाकई में मुल्क दुश्मन होगा, कुछ हम किया नहीं होगा, गायब हुए, देखो कुछ ना कुछ किया तो क्या होगा। कोई होगा ना। इनकाउंटर में मारा गया तो भाई था वो वहाँ पे, वो क्या कर रहा था, हमें तो हाँ नहीं आज तक पुलिस हाँ, हमें इनकाउंटर क्यों में नहीं मारा। मारा गया। ये जो एक हम देखते थे जी बिल्कुल, रियासत के रिप्रेजेंटेटिव बन के अपने शहरियों को, सोसाइटी में भी देखते थे ठीक है, बाय द वे सोसाइटी हम। के अंदर भी, ऐसा ही। तो ये अगर पर्दे चाक हो गए, इसका एक पॉजिटिव भी है ना इम्पैक्ट। अब आप ये भी बतौर मिलेनियल या बूमर एक्सपेक्ट ना कीजिए कि जेनजी जो है वो हर तरीके से आपको आइडियल मिलेगा, सही है, वो आपकी आपसे एम्पथाइज भी करेगा, वो अपनी आइडियलिज्म लेके भी चलेगा, उसमें बेतहाशा जोशो जुनून होगा, मगर वो तहम्मुल से सारी चीज़ों को समझेगा भी, ये भी नहीं हो सकता। हर कैरेक्टर के अंदर कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं, और हर कैरेक्टर के अंदर कुछ ख़ास कमज़ोरियाँ होती हैं, और ख़ास कैरेक्टर के लोग ही ख़ास फ़ैसले ले पाते हैं, ख़ास चीज़ें अचीव कर पाते हैं। ज़्यादातर जो बड़े रेवोल्यूशनरी दौरे माज़ी करीब में गुज़रे हैं, वो सारे सेल्फ़ ऑब्सेस्ड लोग थे। उनको नार्सिसिस्ट कहा जाता है। उनको कहा जाता है कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे, और उनको लगता था कि ये उन्हीं से निज़ाम है, वरना निज़ाम चलाने के काबिल नहीं है, और उन्हीं को निज़ाम बदलने का क्रेडिट भी दिया जाता है। तो ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस के साथ जो है ना, ये सिर्फ़ नबियों के अंदर ख़ास थी, इसलिए वो नबी कहलाते हैं। वरना जो लोग तब्दीलियाँ लेके आए हैं, उनके अंदर बहुत ख़ामियाँ थी किरदार में। अच्छा, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे बात करेंगे और मुनीब भाई को शामिल करेंगे गुफ्तगू में। बस एक क्विक अगर मैं सवाल मुनीब भाई आपकी इजाज़त से कर लूँ, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सियासी शऊर का, तो अब एक बहुत बड़ा चार्ज ये है कि भाई ये सियासी शऊर नहीं है, ये सिर्फ पीटीआई की मोहब्बत है, और पीटीआई और इमरान खान साहब का जो फिनोमेना है उसने जेन ज़ी को इतना ज़्यादा बावला कर दिया है, या आप कहें इंटेलेक्चुअल कर दिया है, आप जो भी साइड लेते हैं। तो ये इसमें कितनी सदाकत है कि सारा का सारा ज़िम्मा, चाहे कसूर के ज़िमन में कहें या हम उसको क्रेडिट के एतबार से कहें, वो इमरान खान का ही है? 77 के अंदर ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया, सही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 5 जब मार्शल लॉ लगा, उस वक़्त वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ऑलरेडी उस मार्शल लॉ के लगने से पहले, ज़िया के पावर में आने से पहले, कराची, हैदराबाद और लाहौर में मार्शल लॉ लगा हुआ था, भुट्टो साहब के कहने पे, ठीक है। 73 का आइन आपको दिया, 73 का आइन इन्फोर्स हुआ 14 अगस्त 1973 को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और वेरी सेकंड डे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आपने जो उसका फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान को आइन मिल गया, आइन के तहत एक हुकूमत मिली, मगर जो हकूक थे, ठीक है ना, दो तरफा है। जी, जी। मैं आपसे ज़मीन ख़रीद रहा हूँ, आप मुझे ज़मीन बेच रहे हैं, सही। आपने मुझे ज़मीन देनी है तमाम तर लायबिलिटी से आज़ाद होकर, और मैंने आपको पूरी रकम अदा करनी है। ऑब्लिगेशंस और राइट्स हैं दोनों के, कुछ आप गेन कर रहे हैं, कुछ मैं गेन कर रहा हूँ, कुछ आप फोरगो कर रहे हैं, कुछ मैं फोरगो कर रहा हूँ। आई एम गिविंग माई मनी अवे, यू आर गिविंग योर लैंड अवे, आई एम रिसीविंग लैंड, यू आर रिसीविंग मनी। ये दो तरीके। रियासत का भी क्या है कि तुम्हें हम पे हाकमियत है, चूँकि तुम हमारे मुहाफिज भी हो, चूँकि तुम गारंटी भी करोगे हमारे फंडामेंटल राइट्स, उनको इन्फोर्स भी करोगे, उनकी हिफाजत भी करोगे, उनके गार्डियन भी रहोगे, ठीक है, और तुम देखोगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट वायलेट ना हो। इस कंसिडरेशन के अगेंस्ट मैं तुम्हें अपने ऊपर हाकिम मान रहा हूँ। तो हाकमियत तो ले ली भुट्टो साहब ने, मगर अगले दिन आके सारे फंडामेंटल राइट्स कर दिए। अच्छा, एफएसएफ किसने बनाई? स्टूडेंट्स का नारा लगा के, हारियों का नारा लगा के, पावर में आने के बाद अपनी जमात में अपने आप को वडेरों से, लैंडलॉर्ड से किसने सराउंड किया? अपने शुरू के साथियों को, जो उनके साथ बानियाने पीपल्स पार्टी में चले थे, उनको जेलों में किसने डाला? ठीक है, तो ये सारी बातें लोग तर्क कर जाते हैं और ये भूल जाते हैं। तो फिर सवाल होता है कि लोग 79 में बेनज़ीर के पीछे पागल क्यों हो गए थे, कि उसके आने पे 78 में कहते इतना बड़ा मजमा कभी नहीं देखा पाकिस्तान ने वेलकम के ऊपर, 88 में सॉरी, जब वो आई हैं। भुट्टो तो कोई अच्छी यादें छोड़ के नहीं गया था। तो फिर आप ये कहते हैं ना कि यार जाला क्या है, दीवान आया बस भुट्टो का। आज आप जाले को एक नए नाम से पुकारते हैं, जो नाम मुझे बहुत गैर मुनासिब लगता है, ठीक है। चौधरी दोस्त है मेरे, हाँ, उन्हीं के कारस्तानी ठीक है। है।
तो नहीं, असल में ये नाम सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था ये मैं आपको और फिर बताऊंगा, मैं इस बात का भी गवाह हूँ सियासी तारीख में पाकिस्तान की, ठीक है, अच्छा, ये कहाँ से और ये कब किस दौर के अंदर ये शुरू हुआ। एपिस्टेमोलॉजी बताएंगे आप हमें जी इसके बाद ठीक में। है, मगर एक कैफियत है, ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि खान के जो दीवाने हैं उनको आप अलग अलग तहसीक नामों से पुकारते हैं और कहते हैं जी ये कैफियत इन पे तारी है, तो जाला क्या कैफियत है। आप किसी जाले के साथ बैठ के एक फैक्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव डिस्कशन भुट्टो साहब के किरदार और पॉलिसी पे कर सकते हैं, बेनज़ीर के किरदार और पॉलिसी पे कर सकते हैं। देखिए, किसी का बीमार होना अल्लाह उसको शिफा दे, किसी का ना हक कत्ल हुआ अल्लाह उसकी मग़फ़िरत की आप दुआ करें और आप कंडेम करें कि नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। बट जस्ट बिकॉज़ समबडी डाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर डज़ इट एब्सॉल्व देम फ्रॉम ऑल स्क्रूटनी ऑन हाउ दे लिव्ड एंड गवर्न्ड मिलियंस ऑफ पीपल फॉर मल्टीपल ईयर्स। नो, हम ये ओपन कन्वर्सेशन कैंडिड करने को क्यों तैयार नहीं होते? हम क्यों छुपते हैं शहादतों के पीछे, जेलों के पीछे, सज़ाओं के पीछे? आज भी, और देखें ये अच्छा, अब ये नेचुरल सेंटिमेंट है, तो छुपना इसलिए आसान होता है क्योंकि लोग आपको छुपने देते हैं, क्योंकि नेचुरल सेंटिमेंट है। आज खान साहब के पास सारी सिंपैथीज़ हैं, चूँकि उनके ऊपर आपने पॉलिटिकली चार्ज केसेस बनाए हैं, आपने उनके ऊपर वो इद्दत केस बना के उनके पूरी ज़ाती ज़िंदगी को उछालने की कोशिश की, पार्लियामेंट में उछाला, प्राइम टाइम मीडिया में उछाला, अदालतों में उछाला, 14 साल की सज़ा दी, ठीक है? जब आपके उनके खिलाफ संजीदा केसेस ही बना सकते थे। आपने उनको प्रॉपर सिस्टमैटिक करप्शन एक्सपोज़ नहीं करनी थी, क्योंकि उसके अंदर शायद अच्छी खासी ब्यूरोक्रेसी भी उड़ जाती। आपने उनको तस्दीक करनी थी, तो आपने घड़ी चोर कहना शुरू कर दिया और आपने उसको बड़ा इशू बना दिया, ठीक है? क्योंकि आप सियासी तौर के ऊपर उनको बदनाम करना चाहते थे, उनका जो भी बना हुआ है पर्सोना उसे ख़राब करना चाहते थे। तो अब लोगों की सिंपैथीज़ उनकी तरफ गई हैं। मगर क्या 2018 से लेके 2022 तक खान साहब बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लेके चल रहे थे, बहुत अच्छे लोगों को हुकूमत में लेके आए थे, बहुत अच्छे तरीके से पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब और केपी के चीफ मिनिस्टर परवेज़ खट्टक साहब हुकूमत चला रहे थे? नहीं। मगर हम उस गुफ्तगू तक पहुँच ही नहीं पाते बिकॉज़ इतना इमोशनल बैगेज जो है वो खान साहब के सपोर्टर के पास और पीपल्स पार्टी के जाले के साथ है, ठीक है? नून लीग का सपोर्टर एक वाहिद है, जो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कभी-कभी शर्मिंदा होकर घर बैठ जाता है, जैसे 8 फरवरी को बैठ गया था। ऐसा नहीं था कि खान साहब के वोटर बढ़ गए थे, ऐसा था कि नून लीग का वोटर बाहर नहीं निकला। जैसे कि ट्रंप और हिलरी के इलेक्शन में हुआ था, कि हिलरी के वोटर्स, डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स बाहर नहीं निकले थे। लेकिन माजरत के साथ नून लीग का वोटर तो बैठ गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं बैठे घर ना। देखिए, एक वो बहुत अहम मरहले के अंदर हैं, उन्होंने ट्रांजिशन ऑफ पावर करना है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो वो एक तरीके से केयर टेकर बन के बैठे हुए हैं कि हम सब कुछ अपनी औलादों को दे के बैठ के जमा के कारोबार जाएं। ये डर होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर जो है ना सेठिया उनकी कंपनी में मौजूदगी ये में डर हो। होता है कि सेठ के बाद जो औलादें वो आपस में ना लड़ लें और कारोबार बदनाम ना कर दें, तो सेठ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि यार हम जमा के क्या ना। असल ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो इद्दत केस थी ना, मुझे लगता है कि वो सिर्फ खान साहब और उनकी बीवी नहीं बल्कि पूरे माशरे की तौहीन थी। मतलब वो दैट वाज़ टू मच, मतलब दैट वाज़ सो डिसगस्टिंग कि मेरी बीवी बहुत नॉन पॉलिटिकल है, वो उसको कुछ नहीं पता पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का नाम क्या है और सदर कौन है, लेकिन वो ऑफेंड हो गई थी, कह रही है यार ये क्या औरतों की देखिए, तौहीन है। माशरे में सारी बेहूदगी, नामुनासिब चीज़ें, बेगैरती, बर्बादी, जो भी आपने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, इसका इलाज आप ढूंढ रहे हैं वीलॉगर्स को पकड़ के और गिरफ्तार करके, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो है ना। टिकटॉकर को हम थोड़ी बड़ा किसी कर का दिया। इज्जत केस नेशनल इशू बना के कोई चादर और चार दीवारी चाक कर रहे हैं। हम तो ये वीलॉगर्स पकड़ के जो अपने घरों के अंदर पूरी फैमिली को एक कैरेक्टर प्ले करा के वीडियोस बना रहे हैं, ये हैं जो इमोरालिटी लेके आ रहे हैं माशरे में। वो एक रिसेंटली मैंने देखा, कोई एनसीसीआई के ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, जो साइबर क्राइम एजेंसी है, जो कह रहे थे हम जी, इसको जी, पकड़ के नेशनल लाएंगे, उसको साइबर पकड़ के क्राइम लाएंगे, वो एजेंसी। साहब थे, हाँ, वो नया काम लग गया ना ठीक है। उनको। तो उनसे पूछे जो जिस तरह के आप केसेस बनाते हैं, आपने दरवाज़ा नहीं तोड़ा था मरियम नवाज साहिबा के होटल के कमरे का, बिल्कुल। हरकत आपने नहीं की थी। रात के 3 बजे आप फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ्तार करके नहीं घर से लेके गए थे, ठीक है। ये पीटीआई में ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन आपने घरों में घुस गए, लोगों के बेडरूम के दरवाजे नहीं तोड़े, आपने उनके फर्नीचर नहीं तोड़े, आपने उनके बाथरूम की सिंक तक जाके तोड़े, और अगर वो बंदा जिसको पकड़ने गए थे वो नहीं मिला तो उसकी घर की औरतों पर तशद्दुद भी किया गया। ये सब नहीं हुआ क्या? सब हुआ। तो ये सारी बातें, तो अब मुझे बताइए, देखिए, व्हाट इज़ वल्गर? कि आपके घुटने नज़र आ रहे हैं, या ये कि आप जब चाहे जिसको जहाँ मार दें फेक एनकाउंटर में और बोल दें कि वो पिस्तौल निकाल रहा था अपनी पतलून से, इसलिए चल उसके गई जो है वो नेफे में जो है वो उड़ गए। ये हो रहा है ना आजकल पंजाब में, 500 के सीसीडी करीब बंदा मार दिया है आपने पिछले सीसीडी 6 महीने में, ठीक है। तो किसी को भी कहीं भी मार के फेंक दो और बोल दो कि जी ये जेन्युइन एनकाउंटर था, और रोज़ 3 मारो और 4 मारो, और उसकी बड़ी खबर लगाओ और तशहीर लगाओ, और सीएम साहब आके उसका क्रेडिट लेके देखें लोग डर डर के वीडियो बना रहे हैं और क्राइम छोड़ रहे हैं। ये वल्गैरिटी है, या जिसके घुटने नज़र आ रहे हैं वो वल्गैरिटी है? जिसका दिल चाहे उसको उठा के गायब कर दो,
उसको उससे घर से लेके जाओ, स्कूल से लेके जाओ, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में डॉम में घुस के लेके जाओ, उसको कहीं या पार्लियामेंट के अंदर से रात के 3 बजे घुस के उनको उठा के ले जाओ अगर वो पार्लियामेंटेरियन है, और गायब कर दो। और जब तरमीम के लिए वोट कराना हो तो नमूदार हो रहे हैं कहीं कहीं से काली शीशे वाली गाड़ियों के अंदर से सेनेटर्स, और इसको आप जमहूरियत कह रहे हैं। ये फहाशी है। फहाशी के मायने हम घुटनों में टखनों में ढूंढ रहे हैं आज तक, ठीक है, ज्यादती हर लिहाज से, वो ताकत की हो, वो जुल्म की हो, वो जबर की हो, बर्बरियत की हो, ठीक है। इतना छोटा मत आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना, जहाँ ये ख़त्म हो जाता है उससे भी कहीं आगे शुरू होती है, जो उसकी सोच है, जो खालिक है, ठीक है, जो कादिर है हर मामले के अंदर। तो हम जब छठा कलमा पढ़ते हैं, उसके अंदर 7 बड़े गुनाह गिनते हैं, उसके अंदर हम फहाशी गिनते हैं, तो हम वो टखनों के अंदर फहाशी के मायने देख रहे हैं। ये हमारी सोच महदूद है। मारूं वो जो सर, लामहदूद है वो इसको फाशी नहीं कह रहा है। वो कहते हैं, ये बताएंगे, उर्दू ज़्यादा जानते हैं, मारूं सर हाँ। फूटे घुटना। वैसे आपकी बातों से लग रहा है मारू अच्छा वो, घुटना फूटे हाँ आँख। मारूं घुटना पता नहीं क्या है वो। सड़क के फूटे ऊपर आँख। बैठ के, फूटे सर। मैं उन पे बात नहीं कर रहा जो ये खिला रहे हैं खाना, बट सड़क पे बैठ के लोग खाने को मजबूर हैं, रिस्क लेने के लिए किसी बड़े बैनर के नीचे बैठ के सड़क पे खाने को मजबूर हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया भी देख रहा है, आवाम भी देख वो रहा है। रियासत का काम कर रहे हैं ठीक ना है। वो इदारे तो। मैं इदारों पे बात नहीं कर रहा, नहीं वो तो मैं खुद इदारे कहते की हैं, फहाशत पे हाँ। बात कर रहा हूँ कि वो मजबूर हैं, ठीक है। किस मुल्क में मजबूर है? जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। और इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है कि तुम उनको जाके ढूंढो। ढूंढा उनको जाता है जो सड़क पे नहीं बैठे, ढूंढा उनको जाता है जो खैर, अपने पोश। घर में बैठे हैं। जी बिल्कुल। और आपने इंश्योर करना है कि घर के बाहर ये गली को ना पता चले कि ये इस वक्त सदका या खैरात या उसका मुस्तहक है, उसके घर में फाके हैं, या पड़ोसियों पे ये जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आपके बर्तन नहीं खनकने चाहिए, ये बराबर वाला भूखा बैठा हुआ है, छिलके ना ठीक है, फेंको किसी के सामने घर वाले के के पास आगे। कुर्बानी के पैसे नहीं है, आप जो बड़े बड़े गाय लाके कह रहे हो देखो ये तिलक का जानवर लेके आए, तिलक का जानवर लेके आए, ये फहाशी है। तो हमारे यहाँ चूंकि हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। हमने ये तो देखिए, वो जो चैरिटी का काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, लोग चैरिटी में भी बरकत दे, लोग उनके मसाइल भी आसान करे, जो लोग चैरिटी का काम पाकिस्तान में करना चाहते हैं लोग उनको और फाल करें। जो आज सड़क पर बैठे खिला रहे हैं, अल्लाह उनको बड़े बड़े टावर और बिल्डिंग बना के दें, होटल नुमा 5 स्टार, जहाँ वो बैठ के लोगों को खाना खिलाएं। और द फैक्ट इज़ कि रियासत ने कहा कि अच्छा हो गया ना ये काम, टेक केयर हो गया, और हमने भी बाशमुल माशरा कहा कि अच्छा हमने इंतज़ाम कर दिया सड़क पर बैठे खाने का। नहीं, ये हमने फाशी फैलाई है, ये हमने किसी को बरहना किया है। वो जो खिला रहे हैं वो और क्या करें, उनको आप एक बना, उनको मेरिट में जगह दे दें, हॉल दे दें, वो वहाँ बैठ के चारदीवारी में खिला देंगे, तो मैं उनसे शिकवा नहीं कर रहा। सही। मैं माशरे की इज्तिमाई सोच के ऊपर और इसको एक्सेप्ट करने के पे शिकवा कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो ये सोचा था, आप कहते ना 25 साल में इंटेलेक्चुअल होना शुरू हुए थे, तो माशाल्लाह ये हाल है कि आप 13 साल में हो जाते तो वो शायद हम अफोर्ड भी ना कर पाते, तो सही टाइम पे आप सब बोरोड नॉलेज है, अच्छे लोगों की सोबत मिली है, हाँ, जो कोई नहीं अच्छी है। बात कर लेता है हम उसको अब्सॉर्ब कर और लेते देखिए हैं। इसमें ना एक थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी है कि हम इतनी सीरियस बातों को भी, जाहिर है कि इतना ज़्यादा सुनते हैं करते हैं ना, कि उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए एक हल्का फुल्का ह्यूमर भी रखते हैं ताकि वो हमें समझ आए। अच्छा मुनीब भाई, आप बहुत देर से खामोश हैं, हम जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स वाली बात करना मैंने चाह रहे हैं हाँ। ना ये उस पे, सोच रहे हाँ मैं फटूंगा एक साथ ही फुल। क्योंकि आपने एक बड़ी अहम बात की इमरान भाई ने कि कोई रियासत की जो दो तरफा ताल्लुक है ना, कुछ जिम्मेदारियां कुछ हुकूक हैं। जब रियासत ने ऐसी कदगन लगा दी है तालीमी इदारों पर कि भाई आपकी नर्सरी में ही आप सियासत नहीं सीखेंगे, तो फिर जाहिर है कि जो जो जज्बात हैं वो किस तरह से चैनलाइज होंगे, और फिर तो वो अनारकी हमें पसंद आएगी। आप यहाँ से शुरू करें ना बात। देखिए, बुनियादी तौर पे जो मैंने आपके पॉडकास्ट का मौजू सुनने के बाद सवालात कुछ सोचे थे ना, उसमें से चंद एक तो नजम भाई ने शायद बहुत शुरू में ही कर लिए, लेकिन अच्छा। मैं कोशिश करूंगा कि उनको थोड़ा सा मोल्ड कर दूं, आपके सामने कोई अमेंड करके पेश कर दूं। पिछले दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा था, बहुत मशहूर आदमी है और ख़ास तौर पे उनकी शोहरत उस दिन से जब हुई जब एक बज़ाम खुद एक बहुत बड़े मुंसिफ ने कहा, कौन है हुसैन नकी, उसे बुलाओ। तो वो साहब पेश हो हमने गए। एक पॉडकास्ट भी किया उनके साथ। एग्जैक्टली। तो हुसैन नकी साहब की किताब आई है पिछले दिनों, जमहूरी पब्लिकेशंस वाले आमिर सोहेल गोविंदी साहब है, उन्होंने छापी है, जो मुझसे हो सका। उसमें हमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स के 3 हिस्से नज़र आते हैं। आप तारीख के लोग हैं, बैठे हुए सामने, जानते हैं। एक हिस्सा है कि 1937 के इंतखाबात तक मुस्लिम लीग कहीं भी नहीं थी। वो अपनी वो नशिस्तें भी हार गई जिन पे कांग्रेस का आदमी खड़ा था। 8 साल में कुछ स्टूडेंट्स निकले, कुछ नहीं चले यूँ कह लें, एक स्टूडेंट मूवमेंट थी। चाहे आप उसको मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से देख लें, प्लेटफॉर्म से, या अलीगढ़ के कुछ, जिसको जॉन साहब कहते हैं कि जी अलीगढ़ के लॉन्डो की शदारत है, चलें उसको भी मान लिया, ठीक है। दूसरी स्टूडेंट मूवमेंट है वो जो कि जामियात में हो रही है। नश्ताक गोरमानी की गाड़ी को आग लगा दी, अदीबुल हसन रिजवी भी शामिल हैं। 12 तलबा को शहर छोड़ने का कहा। नवाब कालाबाग लोग कांपते थे उनसे, उनको मुज़ाकरात करके कहना पड़ा यार आ जाओ, जो बात है मिलके करते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर भी हुआ। उनको आप बताए, एक और स्टूडेंट यूनियन है, वो आ रही है अलबदर और अल शम्स की नज़र में, रियासत को सपोर्ट करने पहुंच गई,
फिर वहाँ पर वाइप आउट हो गई, वापस भी आना पड़ा। आज तक वो बेचारे जवाब दे रहे हैं, बल्कि उनके होते-सोते जो हैं वो बांग्लादेश में सज़ाएँ भी भुगत रहे थे पिछले रिजीम में। तो ये 3 तरह की अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट एक्टिविज़्म हमें नज़र आता है, और ख़ास तौर पे मुशर्रफ साहब के एरा के बाद सिविल सोसाइटी के नाम से कि स्टूडेंट एक्टिविज़्म है वो अलग है। इसमें स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स का भी मैंने ज़िक्र नहीं किया, वो एक अलग चैप्टर चला जाएगा। एनएसएफ, डीएसएफ और बाकी सारे पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन वाले भी, और सियासी जमातों के विंग है वो अलग चले जाएँगे। तो हमारी जेन ज़ी के सामने जब इतनी सारी मिसालें मौजूद हैं और वो अडॉप्ट कर रहा है एक अलग से मिसाल, तो हम कौन-सी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को तरजीह देते हैं, या पाकिस्तान में किस किस्म की स्टूडेंट पॉलिटिक्स नर्चर होने की गुंजाइश है? जब आप बैंक खोलेंगे, सारे अकाउंट होल्डर्स टैक्स फाइलर्स नहीं होंगे। सारे अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो रिस्क हलाली आके जमा नहीं कराएंगे, और सारे अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो खुले तरीके से विड्रॉल और डिपॉजिट करके स्टेट बैंक के सारे फॉर्म नहीं भरना चाहेंगे, सारी डिक्लेरेशन नहीं करना चाहेंगे। बैंक पूरे माशरे के लिए है और माशरे में तमाम लोग मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं कि जी हम लोकल गवर्नमेंट्स फाल कर दें, तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर या स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर या हारी किसानों की वर्कर्स यूनियंस के अंदर भी वो लोग भी आएंगे जो तशद्दुद में, पुरतशद्दुद तरीक़ों में बिलीव करते हैं, जो गुस्से के तेज़ हैं। वो लोग भी आएंगे जो सब्र और तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ना चाहते। वो लोग भी आएंगे जो करप्शन से बहुत इंसेंटिवाइज्ड हैं, और वो जैसे एक सियासतदान MP MNA आवाम का वोट बेचता है, वो अपना वोट बेचेंगे। वो लोग भी आएंगे जो प्रिंसिपल के लिए जेल चले जाएंगे, जबरी तौर पे गुमशुदा हो जाएंगे, मगर अपने प्रिंसिपल नहीं छोड़ेंगे। वो लोग भी आएंगे जो कहते हैं यार कि इवेंचुअली मुल्क में मिलिट्री ही मेन पावर है, तो इनके साथ चलो, बना के रखो, जैसे मौजूदा वज़ीर आज़म। वो लोग भी आएंगे जो कहेंगे यार एक हद तक साथ चलेंगे, उसके बाद अगर नहीं बनेगी तो पंगा ले लेंगे, जैसे वक्तन फ़वक्तन माजी में नवाज शरीफ, आजकल इमरान खान, ठीक है। और वो लोग भी आएंगे जो कभी इनके साथ नहीं चलना चाहेंगे, जैसे बादशाह खान, ठीक है, जैसे सरदार अताउल्लाह मिंगल, अख्तर मिंगल के वालिद साहब, वे बाकी इस तरह के लीडर्स। तो आपने प्राइमरीली क्या करना है कि आपने ये पहले डिसाइड करना है कि क्या नौजवान, ख़ास तौर पर तुलबा, मुल्क के डिस्कोर्स में ज़रूरी हैं या गैर ज़रूरी हैं। अगर ज़रूरी हैं तो आपने एक एवेन्यू देना है जिस एवेन्यू के तहत वो अपनी ओपिनियन को क्वांटिफाई कर सकें, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी उसको पेश कर सकें, और उनको एज अ स्टेक होल्डर इंगेज किया जा सके। क्या वो सारे पार्टिसिपेंट्स बोनाफाइड होंगे? क्या चूँकि वो स्टूडेंट यूनियन होगी तो उसमें वो सारे ऐब नहीं होंगे, वो सारी कमज़ोरियाँ नहीं होंगी जो एक सियासी पार्टी में होती हैं? ऐसा नहीं है। मगर जैसे इस मुल्क की रूलिंग एलीट ने सियासी पार्टीज़ को अब अपना एक चैनल और एवेन्यू बनाया है अपनी बात रखने का, इश्यूज़ पे जुड़ने का, सियासत करने का, ये एवेन्यूज़ मुल्क के गरीब के पास नहीं है, गुरबा के पास नहीं है, मेहनत कश तबके के पास नहीं है। इसलिए आपने वर्कर्स यूनियन देनी है, लेबर्स यूनियन देनी है, हारी किसानों को यूनियन देनी है और तुलबा को यूनियन देनी है। आपने उनको एवेन्यूज़ देने हैं इंगेजमेंट के, डिस्कोर्स के, डायलॉग के, ताकि उनकी बात, उनके मसाइल की अक्कासी भी हो, उससे तमाम तर दूसरे जो तबके जो हुकूमत में हैं, जो हाकिम वक्त हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, वो आशना भी हों और उनसे इंगेज करके कोई मिडिल ग्राउंड भी निकाला जा सके। आप सिर्फ इसलिए नहीं इनको लेके आ रहे कि जब ये बन जाएंगी तो इनमें कोई करप्शन नहीं होंगी और ये सारे जो चल रहे होंगे ये वलीउल्लाह होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इशू ये है कि जिस तरह हम 3 लोग बैठे हैं, हम तीनों को एक कुर्सी दी गई है, हम तीनों के पास माइक है, ये कैमरा वही रिकॉर्ड कर रहा है या कम से कम साफ तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है जो हम 3 बात कर रहे हैं। मगर अगर मैं कमरे की जमहूरियत की बात करूँगा तो कमरे की मेजॉरिटी इस वक्त कैमरे के पीछे बैठी है, जिनके पास ना इस टेबल पे कुर्सी है, ना उनके पास माइक है, ना कैमरा उनकी शक्ल दिखा रहा है, जबकि ये सब चल रहे प्रॉपरली। उसके जिम्मेदार आप और मैं नहीं है, वो हैं, वो लोग हैं जो जिनकी पर्दे के बैक पे पीछे ये चल बैठे रहा हैं। है, मगर उनकी नुमाइंदगी नहीं है यहाँ पे, उनका कोई सवाल नहीं है यहाँ पे, उनकी कोई मांग नहीं है यहाँ पे। उनको टेबल पे कुर्सी लगा के माइक देना, इसलिए यूनियन ज़रूरी है। वो फिर बात क्या करेंगे, वो तो हर कोई अपनी अकल के और सोच और समझ और तहज़ीब और बैकग्राउंड और तालीम और एक्सपोजर के हवाले से बात करता है। और इतनी वो सी एक बात फिर है। वो एक तथहीर के अमल जामे से जवाब मिल गया, मौसर जवाब मिल गया। इस जवाब नहीं, इसमें से एक लफ्ज़ मज़ीद सवाल आ गए, लेकिन मैं इस पे ऐड एक करना लफ्ज़ चाहता चूँकि हूँ। मुझे बड़ा अच्छा से वो इनकी गुफ्तगू से आया, तत्हीर का अमल। हाँ। हाँ। तो उससे एक प्यूरिफिकेशन का अमल होगा कि भाई आप जब एक प्रोसेस को चलने देंगे तो उसके अंदर कोई रिवायतें कायम होंगी, कोई तहज़ीब सीखेंगे ना लोग। जब आप उस प्रोसेस को चलने ही नहीं देंगे उस तो फिर कहाँ से चीज़ें ठीक होंगी? देखिए, अगर
ये जब आप इनको मैकेनिज़्म्स देंगे और एवेन्यूज़ देंगे अपनी लीडरशिप चुनने का, तो उसके अंदर फ़िल्ट्रेशन भी होगी। पहले दिन तो हर कोई दावा कर सकता है कि मैं बहुत अच्छा शौहर हूँ, मुझसे शादी कर लो। साबित होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, ठीक है। इसी तरह कोई आगे दावा कर ले कि जी मैं बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझ में आप इन्वेस्ट करें, वो इन्वेस्टमेंट आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी ये भी वक्त बताएगा। एंड सिमिलरली मैं जी बड़ा अच्छा लीडर हूँ, आपके इश्यूज़ की नुमाइंदगी मैं करूँगा, प्रॉपर्ली करूँगा। नहीं, ये चल रहा मीटर हाँ। है सच का, ये कहता है जब ज़्यादा सच हो जाए तो बजना शुरू हो जाओ। वरना तो के इसी इलेक्ट्रिक तरीके से वालों को पता चल हाँ, जाता है क्या पाया में। अभी इशू ये है कि अभी फ़िलहाल यूथ क्या करे? यूथ सोशल मीडिया विंग बन जाए किसी पार्टी का, उस पार्टी का जहाँ उनको एमएनए या एमपी तक रसाई नहीं है और उनकी तरक्की का मेजर ही ये है कि अब उनको अब एमएनए और एमपी तक रसाई हो गई है। अब वो सिर्फ सोशल मीडिया पे पार्टी का प्रचार नहीं करते, वो अब किसी एमपी और एमएनए के सोशल मीडिया मैनेजर भी बन गए हैं। ठीक है? और कल को पार्टी की हुकूमत आ जाएगी तो उनको किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ब्यूरोक्रेसी के नाम पे कहीं अथॉरिटी बना के लगा भी देंगे। और उससे एग्जैक्टली पहले नॉर्मली क्या थी, ये सोशल मीडिया के आने से पहले नौजवान की वक़्त के खंबे पे झंडे लगाने और कुर्सियाँ लगानी जलसे के अंदर और लई सबको लगानी गली है, से भर के लेके आना है बस में, बस पोस्टर ये पे थी। लई लगानी ठीक है, है? हाँ क्या हाँ, सही तुम है सोच क्या रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो, तुम हाँ। माँग क्या रहे हो? अब आज कौन-सा इश्यू है पाकिस्तान का, पेट्रोल हो, पेरिशेबल आइटम्स की इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट हो, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट के मसाइल डेवलपमेंट के हों या ये सैलाब एनवायरमेंटल चेंज हो, कौन सा ऐसा मसला है जो यूथ को इम्पैक्ट नहीं करता? तो अगर वो यूथ को इम्पैक्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को इम्पैक्ट करेगा। तो स्टूडेंट तो उस पे बात करने को तैयार है। स्टूडेंट का मसला ये है कि आप मुल्क बदलने के लिए छोड़िए, अगर मैं जाके इतना बता दूं रजिस्ट्रार को कि सर हमारे डॉम के अंदर जो छत है ना वो टपक रही है और मैं इसलिए बाहर बैठा हूँ डॉम के कॉमन हॉल के और यहाँ पे हड़ताल कर रहा हूँ, तो अगले दिन बोरिया बिस्तर बांध के आप एक्सपेल हो जाएंगे। अभी हुआ है एग्जैक्टली अभी रिसेंटली, ठीक है, एनईडी के स्टूडेंट के हाँ साथ हुआ है ठीक एनईडी है। के स्टूडेंट के साथ हुआ। मेरी मुझे अभी मतलब एक एल्मा बहुत मेटर है, बड़ी क्या बोलते हैं वो। बहुत बड़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कराची की, पाकिस्तान की। वहाँ पे उन्होंने जूम के थ्रू मुझे क्लास में लेक्चर के लिए बुलाया, तो वही जमहूरियत पे टॉपिक था। तो मैंने उससे सवाल इतना किया, मैंने कहा यार आपकी क्लासरूम में है जमहूरियत? मैंने कहा नहीं। मैं कहा आपके इंस्टीट्यूशन में है? नहीं। तो मैं कहा पाकिस्तान में क्यों ढूंढ रहे क्यों हो? होगी। पहले अपनी क्लास में ले आओ, पहले अपनी इंस्टीट्यूशन में ले आओ, पहले अपने क्लास के 40 बच्चे हम आवाज़ होना सीख के एक बार हड़ताल तो कर लो, फिर शिकवा करना पाकिस्तान में हड़ताल क्यों नहीं हो रही। ठीक है, सिर्फ टॉप डाउन ही क्यों देख रहे हो, बॉटम अप अप्रोच भी लेके चलो भाई। तो वो इंस्टीट्यूशंस जो कि अपने आप को हर लिहाज से बड़ा प्रोग्रेसिव बताते हैं, बड़ा फ़ाल बताते हैं, बड़ा कहते हैं जी हम सारी सेंसिटिविटीज़ को लेके चल रहे हैं, जो भी दौर जदीद के अंदर हसासियात हैं उन सब से हम आशना है और उनको हम लेके चल रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ में। वो देख रहे हैं हरासमेंट इशूज़ में क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इशूज़ में क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉलिसी इशूज़ में हाँ क्या कर रिसेंट रहे हैं। इशू है तमाम हरासमेंट का का आपके एग्ज़ाम का पर्चा आउट हो गया, उस पर आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आपकी पॉइंट्स टाइम पे नहीं चल रही, उसी को सुनवाई नहीं है। आपके डॉम्स अवेलेबल नहीं है या वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं है, उसी को सुनवाई नहीं है। आपके क्लास टीचर्स एब्सेंट है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। 5 साल का एमबीबीएस है रेगुलेशन के मुताबिक, 6.5 साल से पहले कराता ही नहीं केएमडीसी। ठीक है, अब्बासी शहीद के हाउस जॉब ऑफिसर्स को 10-10 महीने स्टाइपेंड नहीं मिलती, चौथा साल है। और अगर इस शहर के मेयर से, जो कि जाली मेयर है, जो कि धांधली के तहत लोगों को हरास, कोर्स, अगवा, एफआईआर की धमकी दे के हुकूमत में आए और इतना बड़ा मुआवजा था उनका हुकूमत में आना कि इलेक्शन जीतने के बाद उठक बैठक कर रहे थे, जाके देख लीजिएगा वीडियो खुशी के मारे। वो कहते हैं कि निकालो बाहर किसी डॉक्टर को जो तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है। अरे वो तुमसे तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, वो तुमसे कह रहा है कि वो पीपल्स पार्टी के मेयर, तुम्हारी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन निकाली है हाउस जॉब ऑफिसर्स की, उसके मुताबिक 69,500 बनती है स्टाइपेंड हाउस ऑफिसर की। आप हमें अभी भी पुराने रेट पे 45,000 दे रहे हैं और वो भी हर महीने नहीं दे रहे हैं। तो और फिर वही ना, जब आप वो किन लोगों से आप बात कर रहे हैं कि जब इनको आप गिरबान पकड़े तो कहते हैं जी मैं तो इस शहरा का मेयर हूं, मैं उस शहरा का मेयर हाँ, नहीं हूं। 106 तो से आ फिर रहा क्यों करा, इतना ही मसले थे कराची में, तो क्यों मेयर बनना चाह रहे थे? अगर आपने वही रोना था जो एमकेएम रोती थी कि जी हम सूबे की हुकूमत में नहीं, सीएम हमारा नहीं है। तो अब सीएम तो भी सीएम इनका भी है। आपका, सदर भी आपका, ठीक है, शहर भी आपका, उसके अलावा जो आपने इदारे बनाए हुए थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वो भी आपका। फिर भी तो जिन्होंने काम नहीं करना, जिनकी नीयतों का वो फुकदान है। बहाने 100। बट बात ये है ना कि ये जो रसवाई है तलबा की, कि हिम्मत कैसे हुई एक शहर के मेयर की तलबा और हाउस ऑफिसर्स के बारे में इतनी तज़ीक अमेज बात करने की। इस चीज़ पे गुस्सा आना चाहिए नौजवान को, अगर आना चाहिए तो, कि अपनी वर्थ पहचानो, अपनी सेंस ऑफ डिग्निटी की हिफाजत करो और अपने अंदर इस बात पे इत्तेहाद करो। मगर अनफॉर्चुनेटली जो एक न्यू लिबरल थॉट या कैपिटलिस्ट माशरा करता है और आपको सिखाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं सिखाता कि अनगिनत
पॉसिबिलिटीज़ हैं, तुम मेहनत करो तो तुम सब पालोगे। वो ये भी बताता है कि सिर्फ वही पाएगा जो चलेगा इस निज़ाम के साथ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इधर उधर मत देखो और सीधा चलो, यहाँ पे ब्लाइंडर्स लगा के रेसे घोड़े की तरह। सर्वाइवल ऑफ द कॉन्फॉर्मिस्ट है ना, कि जो कॉन्फॉर्म करेगा तो वो उसकी चलेगा। फिटनेस की उसमें है ना कि देखें, तो एक तरीके से आप कितना जुल्म सह सकते हैं, ये आपकी फिटनेस का इम्तिहान है हमारे माशरे में, जहाँ पे इस्तेसाल ज़्यादा होता है। तो ये जब आपने लोगों को इतना बांट दिया है कि वो किसी इशू के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते, हर एक को डर है कि सर मैं कोई बात करूंगा मेरी यूनिवर्सिटी मुझे निकाल देगी या विच हंट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप इनको इस तरह से डील करते। तो वो तुलबा जिनके, देखिए यूथ के अंदर जो तालिब इल्म है, आप उससे एक अंदाज़ा लगा लेते हैं उसके तालिब इल्म होने से कि नेचुरली इसके पास सोशल मोबिलिटी ज़्यादा होगी, जो कि इसके पास मौक़े ज़्यादा थे, तभी ये तालिब इल्म बना। इसको पहले प्राइमरी स्कूल मौसर हुआ, फिर मिडिल हुआ, फिर सेकेंडरी हुआ, फिर हायर सेकेंडरी हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुई। और बहुत कम लोग पहुंचे सही हैं है? उससे तो तक। इसके पास या तो वसाइल हैं, या तो एक सपोर्टिव फैमिली नेटवर्क है वालिदैन का, जो उसकी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे कोई चाइल्ड लेबर वगैरह नहीं करवा रहे, उसको सही राह दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं। ये भी एक बड़ा एसेट है। सपोर्टिव वालिदैन का होना, जिम्मेदार वालिदैन का होना, वालिदैन का अपनी ज़ात के ऊपर वो कहना, पंजाबी कहते हैं पी कटना, ठीक है, वो काटना कि बच्चा पड़ पेट जाए, काट के पढ़ा ठीक दो है, जी। बच्चा पड़ जाए। ये भी एक बड़ा एसेट है। सिर्फ ये नहीं कि भाई रब्बा ने करोला गाड़ी दिला दी, ये एसेट है, ठीक है, वो हौसला और हिम्मत भी एसेट है। तो ये जो क्रीम है, जब इनको इतनी तज़ीक से डील किया जा रहा है, तो बाकी जो सारे घूम रहे हैं उनको तो हम शपाटर कह के वैसे ही इग्नोर कर देते हैं। ये मोबाइल चोर है, ये शपाटर है, ये आवारा है, ये लफंगे हैं। उनके क्या थॉट्स हैं, क्या इंस्पिरेशन है। हाँ, उनमें से अगर कोई अच्छी रील बना के इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया तो इज्जत दे दो, क्योंकि शोहरत की क्योंकि भी वो बड़ी इज्जत है इस माशरे इन्फ्लुएंसर के है, अंदर, वो इन्फ्लुएंसर बन गए इन्फ्लुएंसर वो, है वो। ठीक है। वरना कहाँ आप उनसे एंगेज करना चाहते हैं, कहाँ आप उनके व्यूज़ को, और उनके भी ख्यालात हैं, और वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, और वो भी क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, और बेहतर ज़िंदगी का आप में और मुझ में और इनमें एक ही बात कॉमन है। और जितने ये चारों बैठे हैं ना, इनमें भी ये बात कॉमन है। और पाकिस्तान में जितनी ज़बानें बोलने वाले हैं, जितने मज़ाहिब के लोग हैं, जितने मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, मकातब फ़िक्र के लोग हैं, सॉरी, जितनी सोच के लोग हैं, उनमें सब में एक बात कॉमन है कि अगर नींद पूरी कर लें तो रात को ख्वाब आता है, ठीक है। और ख्वाब डरावने भी आते हैं, मगर बेहतर ज़िंदगी के भी आते हैं। हम में जो बात कॉमन है कि हम ख्वाब देखते हैं, एक उमंग है, एक होप है, एक उम्मीद है, एक आरज़ू है बेहतर ज़िंदगी की। वो सिर्फ इस चीज़ से उसकी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती कि आप एलोन मस्क के बेटे हैं, आप नोबडी हैं। लेकिन सबको आपको दिमाग में वो रियासत ने इज्जत देनी बात है। ये ना कि वो किसी शायर ने कहा था कि मसले अजीज के ऐसे भी थे जो हल ना हुए, नींद पूरी ना हुई, ख्वाब मुकम्मल ना हुए। अब मैं अगर आपको अपने सामने, आपके सामने क्लाइंट के तौर पर हाजिर नहीं, होता हूँ कुछ ना। लोग ख्वाब पूरे करने के लिए रात रात भर जागते भी हैं। जी, जी, जी। हाँ, वो उसपे भी बहुत सारे कोट्स हैं। अच्छा, मैं अगर एक क्लाइंट की हैसियत से आपके सामने पेश हुआ, मैं देखता हूँ कि मैं एक मज़हबी घराने से आता हूँ और मुझे आस-पास ये बहुत आवाज़ें आई कि जमहूरियत जो है कुफ़्र का निज़ाम है, और खिलाफत-विलाफत में हमने बहुत किताबें पढ़ी, मौलाना मौदूदी को, शाह साहब को, सबको देखा। एक ज़ौक था, एक शौक था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं ज़रा हिम्मत करके आज ये बात कह ही दूँ, क्योंकि मैं अपने ओपिनियन यहाँ पे बयान वैसे नहीं करता, कि मुझे लगता है जमहूरियत ही बेहतर निज़ाम है, और जो इस वक़्त जो हमारे लिए काबिल अमल यही है, हम उस डिबेट में नहीं भाई जाते। देखो, मुझे देख के लग रहा है तो लबो लहजा, ठीक है, कि आप उन पाकिस्तानियों में से हैं जो अफजल हैं, जो कि हिजरत करके आए थे आपके बड़े। तो फिर उस निज़ाम में तो वोट आप ही का ज़्यादा चलेगा। लेकिन अगर ये उस मॉडल के अंदर गए तो फिर तो सारे पीएम पाकिस्तान के यूपी वाले अवध की ज़मीन से, नहीं है। हैदराबाद दक्कन से ही आ रहे होंगे, क्योंकि अफजल वो थे और पहले उनका वोट और उनकी काउंसिल होती थी, फिर अंसार की बारी आती थी। तो आप तो महाजरीन ही सब ले लाने के चक्कर में हैं। तो ये तो मुझे कोई पर्सनल बायस नज़र आ रहा है इस चीज़ को प्रोपेगेट करने के लिए। लेकिन ये पर्सनल बात कराची में आके खत्म हो गया, जब हमने हाँ। देखा कि यहाँ पे जो हाजिरों को जो कोटा सिस्टम के तहत नौकरी भी नहीं मिलती है वगैरह, वो हुँ। दूसरी एक कहानी है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम उस सारी बहस को फिलहाल छोड़ दें, कि हमारे मजहबी तबके के मेरे ख्याल से बहुत जेन्युइन आर्ग्यूमेंट्स भी हैं जमहूरियत के खिलाफ। एट द एंड ऑफ द डे तो मेरा फैसला है ना कि मुझे क्या अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं जमहूरियत की तरफ आके देखता हूँ, और फिर हमें नज़र आता है टूल है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप मुझे नज़र आते हैं कि भई आप एक बहुत प्रोग्रेसिव आवाज़ है, हमें लगता है कि जी आपको सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाके आप जैसे लोगों का जो हाल होता है, तो उसके बाद फिर ये जो सारी हमारी इंटेलेक्चुअल बहस है, वो फिर सारी हवा में तहलील हो जाती है ना, कि भई वो जो टूल है वहाँ पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, हम किसी को भी वोट डालें उसने तो आना नहीं है। और लोग आपको वोट इसलिए नहीं डालेंगे कि आप बहुत प्रोग्रेसिव हैं, आपके घुटनों और टखनों के मसाइल हैं। पहली बात तो भाई देखिए, मुझे वोट पड़े ना पड़े, मैं मसाइल का हल नहीं हूँ, ठीक है। और जो इंसान अपने आप को मसाइल का हल बता रहा है, मेरे ख़्याल में वो या तो ख़ुद फरेबी का शिकार है, या वो अवाम को फरेब में डाले हुए है, चाहे वो कितना ही बड़ा किरदार क्यों ना हो और बाअसर किरदार क्यों ना हो। अवाम का मसाइल जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से निकलता है, शख्सियात से नहीं निकलता। शख्सियात इतनी गारंटी दे सकती हैं कि हम वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ठीक है, हम वो कर गुजरेंगे जो हम वादा कर रहे हैं,
मगर उसके लिए उनको उस नज़रिए को पहले पेश करना पड़ता है। मुझे नहीं याद पिछले 25 साल के अंदर किसी जमात का मंशूर इसी बात पे हो कि हमने यूनियन साजी बहाल करनी है पूरे पाकिस्तान में और हमने नुमाइंदगी देनी है। जमहूरियत की बुनियादी जो जुज़ है जिसके बगैर जमहूरियत बेमायने है वो है ही नुमाइंदगी। नुमाइंदगी के लिए चाह रहे हैं ना आप जमहूरियत, तो नुमाइंदगी सिर्फ आपकी तब है उस वोटर लिस्ट में है कि आपने हर 5 साल MP इलेक्ट करना है। अब आपने MP MNA आज इलेक्ट कर लिया 1 सितंबर 2025 को, फ़र्ज़ करें 1 अक्टूबर को जंग लग गई ख़त्ते में। अब जब जंग लगती है और आप कॉमिटी ऑफ नेशंस में रहते हैं और आपको ग्लोबल डिसीजंस भी इम्पैक्ट करते हैं, रीजनल पावर्स भी इम्पैक्ट करती हैं, तो आपने तो मंशूर दिया होता है एक प्रेडिक्टेबल फ्यूचर को देखते हुए। अच्छा, फिर क्लाइमेट चेंज भी है, डिज़ास्टर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको मजबूर कर देंगी कि आप फ़िलहाल अपने मंशूर पे नहीं चल सकते। तो आप फिर फ़ैसले चेंज करना शुरू करते हैं, अपने मंशूर से हटना शुरू करते हैं। तो क्या मैं अगले 5 साल इंतज़ार करूँगा दोबारा आपका गिरबान पढ़ने के लिए, या मुझे अब रियल टाइम न्यूज़ के दौर में, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के दौर में, रियल टाइम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के दौर में रियल टाइम डेमोक्रेसी भी चाहिए कि मुझे इतने एवेन्यूज़ चाहिए कि मैं रोज़ अपने इशू उजागर कर सकूँ। तो अगर पार्लियामेंट का सेशन रोज़ नहीं होता तो बाकी जो यूनियंस हैं या जो लोकल गवर्नमेंट का दफ्तर है वो तो रोज़ खुला हुआ है ना, वहाँ तो जाके बात हो सकती है, वहाँ से तो इशू इंगेज किया जा सकता है, वहाँ तो मुज़ाहरा किया जा सकता है, लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, कोई कॉमन मिनिमम ग्राउंड ढूंढा जा सकता है कि जी ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और ये क्यों, अगर बेशक ना भी हो कोई जंग और ना भी हो कोई आफत, तो वैसे ही जिसको आपने इलेक्ट किया वो अपने मंशूर से हट रहा हो या किसी गलत राह पे जा रहा हो, तो उसको आपने कैसे रेन इन करना है। ये कम्युनिकेशन के एवेन्यूज़ आपने देने हैं ना। जब आप ये एवेन्यू दे देंगे, देखें मेरा मसला ये नहीं है कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वो उसके ऊपर झंडा जमीयत का लगेगा या APMSO का। मेरा मसला ये है कि झंडा लगाने की सलाहियत दी जाए तलबा को, तलबा से वोट लेके, ठीक है। गडाप में 4,500 वोट पे MP इलेक्ट हो जाता है। कराची में ऐसी गुजारे ज़िजरी की तरफ आप जाएं जो बहुत ही ऐसी आबादियाँ है ना, दूर दूर फैली हुई, स्कैटर्ड जो आपकी आबादियाँ दूर दूर फैली हुई हैं, 4,500 वोट के अंदर आपका MP इलेक्ट हो जाता है। कितनी स्टूडेंट बॉडी है इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी की? मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड तलबा की तादाद शायद 48,000 के करीब है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 35 और 38 के दरमियान। 38 गिर गई होगी, मैंने जब लास्ट चेक किया था तो 48 के करीब थी। अगर 35-38 भी है तो इसका मतलब है कम से कम 12-15 हज़ार तो चाहिए होंगे वोट आपको जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट बनने के लिए। यानी कि कराची यूनिवर्सिटी का जो जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट होगा वो कराची के कम से कम 5-10 MPs से ज़्यादा वोट लेके उस पोजीशन पे आया होगा। उसकी कॉल पे ज़्यादा लोग निकल के सड़क ब्लॉक कर देंगे, उसके पास ज़्यादा पावर होगी। उसकी वक़्त सिर्फ ये नहीं कि झंडे लगा दो या खंबे पे या कुर्सियाँ लगा दो जलसे में या सोशल मीडिया पे ट्रेंड वायरल कर दो। वो एक्चुअल पब्लिक ओपिनियन अपने साथ लेके घूम रहा है अब और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओपिनियन लीडर है उनका, तो जिसको आप भारत की फिल्मों में सुनते हैं युवा नेता, युवा लीडर, वहाँ बड़े होते हैं ना। दिल्ली में छुट्टी होती है, 24 कैंपसेस हैं, कितने कैंपसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जहाँ पे इलेक्शंस होता है, तो वहाँ हॉलीडे होता है, वहाँ पे इतना बड़ा त्यौहार है ये। अभी देखिए बांग्लादेश में कैसे त्यौहार की तरह मनाया गया जो इलेक्शन रिजल्ट आया, जहाँ पहली बार जमात को जो है कामयाबी मिली। बहुत अरसे बाद, पहली बार तो नहीं, बहुत अरसे बाद। तो ये इन चीज़ों को देखिए कि आप जब ये एवेन्यूज़ देंगे लोगों को तो आपका जो ये पिरामिड स्ट्रक्चर है ना पावर का, ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर बनना शुरू हो जाएगा। तो वो यही तो नहीं होने देते ना वो। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सोल्यूशन है, मुझे वोट करना सोल्यूशन नहीं है। आप उसको वोट करें भाई जिसके टखनों के और घुटनों के इशू नहीं है। आप उसको वोट करें जो कि हर लिहाज से उठते बैठते हर वक्त सोम सलात का पाबंद आपको नजर आ रहा है। आप उसको वोट करें जो आपकी जबान का है, आपकी नस्ल का है, आपकी रंग का है, आपके गाँव का है, आपके घर का है। मगर सोल्यूशन ये है जो मैं बता रहा हूँ। मैं एक बहुत गुस्ताखी वाली गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर किसी को भी रख ले, मगर पेट्रोल वो है जो मैं बता रहा हूँ कि ये एवेन्यू जब तक नहीं देंगे, ये पिरामिड को स्क्वायर नहीं करेंगे, जब तक ज़्यादा स्टेक होल्डर्स नहीं आएंगे तभी तक ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में ही रहेंगे हम, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती रहेगी जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। तो लोकल गवर्नमेंट से भी स्क्वायर बनेगा, यूनियन से भी स्क्वायर बनेगा। एक गुस्ताखाना शेर याद आ रहा है ज़फ़र इकबाल का, मुझे माफ़ कर दीजिएगा देखने वालों से कह रहा हूँ कि वो उन्होंने एक शेर, अजीब सा शेर कहा। वैसे आफ्ताब इकबाल साहब के वालिद साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, कि टखनों का दीदार करा लहंगा ज़रा वहाबी कर। तो कुछ चीज़ें जो है ना खुल के भी पूछनी पड़ती है अभी कि ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा लगता है हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और जब वही मसलों के हल की बारी आती है तो फिर वही बात बैक टू स्क्वायर वन हो जाती हैं चीज़ें हमारे लिए। भाई देखिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। 50 चीज़ों के ऊपर मैं शायद बैठ के, मेरे कोई अगर दोस्त हों जमात इस्लामी के, तो मैं उनसे इख्तलाफ करूँ, ठीक है,
मगर गज़ा के लिए सबसे बड़ा मार्च भी वो करते हैं, कॉल भी वो देते हैं, ऑर्गेनाइज ही प्रोटेस्ट वो करते हैं और हम जाके खड़े भी हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की 24 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी अनऑफिशियली ही सही, सेनेटर मगर मुश्ताक हमारी साहब इज्जत का रख के सेनेटर मुश्ताक साहब कर रहे हैं ना। वो जो फ्लोटेला के ऊपर से बमबारी हो रही है, वो जो अटैक्स हो रहे हैं, वो उससे भी हो सकते हैं जिस पे वो मौजूद है। एक तरीके से अपनी जान हथेली पे रख के बिल्कुल निकले हैं और हमारी लाज रख के निकले हैं कि वाहिद मुस्लिम एटमी पावर है जिसने मलेशिया से फेवर मांग के हम अपनी कश्ती भी नहीं उतार सके अपने झंडे के अंदर वहाँ पे, ठीक है। तो जमहूरियत ये करती है ऑटोमेटिकली कि कॉमन मिनिमम ग्राउंड वैसे ही आपको लेना सिखाती है, इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठे होना, जो आप इश्यूज़ रियलाइज़ कर देते हैं कि ये आपकी और मेरी ज़ात से बड़ा है। मुल्क की तरक्की भी आपकी और मेरी ज़ात से बड़ी चीज़ है। बेसिक मिनिमम वेज हर इंसान को इज़्ज़त के साथ उसका रिस्क हलाल, उसकी उजलत वक्त पे मिलना, ये भी आपकी और मेरी ज़ात से बड़ी चीज़ है। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का फ़ाल होना इस मुल्क में और लोगों को न्यू नीडल से लेके एक स्पेशलिस्ट ओपिनियन तक जो है इलाज जो है वो मौसर होना अफोर्डेबल रेट्स पे, ये भी आपकी मेरी ज़ात से बड़ा इशू है। हमारे गटर का ना उबलना और उसके उबलने से बीमारियों का ना फैलना और सड़कों का ना गंदा होना और एक साफ़ शहर में रहना, ये भी आपकी मेरी ज़ात से एक बड़ी चीज़ है। हमारे मुल्क का कर्ज़े से आज़ाद होना, हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई नेचुरल माइंस या मिनरल्स निकल आते हैं, उसको बाहर की कंपनी पूरा लूट के ना ले जाए और हमारे मुल्क के कुछ ताकतवर लोग अपनी जेब में पैसा डाल के जो है समझें कि मुल्क का फ़ायदा हो गया, ये भी आपकी मेरी ज़ात से बड़ी चीज़ है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मैं मिसाल के तौर पे बोलूँ कि वो परवेज़ हुड बॉय और औरिया मकबूल जान की ज़ात से बड़ी होंगी, मगर अगर उनको हमेशा घुमा फिरा के टॉपिक की बहस का ये दिया जाता है कि जीन्स कमर से नीचे बांधें या शलवार टखनों के ऊपर पहनें, ठीक है। तो ये मीडिया भी और मीडिया के साथ जो अगेन हुकूमत साज लोग हैं, जो फैसला साज लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हम इन डिबेट्स में ही पड़े रहें, यही तफरीक पड़ी रहे। मैं आपको इसकी सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों की सोच में ऐसी क्या जिद्दत आई है पिछले 15 साल में कि अब ये लिबरल और कंजर्वेटिव की बहस आपको प्राइम टाइम में हर हफ्ते नज़र नहीं आती, जो आपको 2011, 12, 13, 14, 15, 17 तक नज़र आई। याद है? फेवरेट टॉपिक था, ऐसा ही आते थे और 3 खवातीन आती थी और रेगुलर होते थे। और मकबूल साहब, मुफ्ती नईम साहब, मुफ्ती मुनीब साहब रेगुलर होते थे। उधर से जो है फरजाना पारी साहिबा, हायरा अब्दुल्ला साहिबा, परवेज़ हुड बॉय साहब, हमें भी बीच में उन्होंने कर दिया, मारवी सरमद साहिबा रेगुलर होते। कहाँ गए ये रीसेंट नॉस्टैल्जिया हमारे? क्यों 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 ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं रहे? क्या टॉपिक हल हो गए या ये टॉपिक्स कभी टॉपिक शायद इतने थे नहीं, या इनको ज़रूरत से ज़्यादा टॉपिक बनाया जा रहा था? क्योंकि उस वक्त काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के नाम पे अमेरिका को इस मुल्क में लॉबिंग करनी थी और बिलियंस ऑफ पैसा फेंकना था। वो पैसा मीडिया के मुंह पे भी मार रहे थे, एनजीओज़ को भी दे रहे थे और उनको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो इतने अरबों करोड़ों डॉलर लेके, जो भी हज़ारों लाखों डॉलर लेके जो है बस ये डिबेट्स कराते रहते थे और इन डिबेट्स के ज़रिए जो है हम सफ़र तय कर रहे थे एक पुरतशद्दुद से जो है पुरअमन माशरे होने का। क्या बेवकूफ़ी की बातें थी और क्या मंजन बेच रहा था। और हमारे मुल्क के ये बड़े बड़े मीडिया टाइकून्स और लोग जो हैं वो तस्लीम नहीं करेंगे कि इन्होंने इस काम के लिए कितने पैसे लिए और किस एजेंडे के तहत ये लिए। दूसरी शादी कितना अहम मौजू होता था उस वक्त, खातून क्यों नहीं शादी कर सकती और इजाज़त क्यों नहीं ठीक है। देती। आज आप देखिए कि कन्वर्सेशन बातें कहाँ निकल गई, अल्लाह। टॉपिक्स किधर चले गए, लोग कितने बेबाक हो गए और किन इशू से बात कर रहे हैं। अब यही है ना कि किसी को मुल्क के मुहाफिज घर से उठा के ले गए हैं। ये लिबरल का इशू है, कंजर्वेटिव का इशू है? इसका हामी खिलाफत वाला है, जमहूरियत वाला है या डिक्टेटरशिप वाला है? कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह सब है। ठीक है। तो अगेन आप इश्यूज उस वक्त अपने गिनने पे बैठेंगे तो आपको पता चलेगा यार कि हम सारे एक ही सफ में खड़े हुए हैं। 2 सवाल आखिरी, एक मुनीब भाई का पिक में मेरा। मुनीब भाई यार मेरे तो बहुत हाँ, सारे उसी सवाल में थे, कर आपने लेना। वैसे ही एक कर आप दिया। बोलने नहीं दे रहे, करने नहीं दे रहे आप उनको। नहीं, मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ पॉडकास्टिंग के लोग बोल सके। हाँ। अच्छा देखिए, आपने कहा ना कि घर से उठाया जाना सिर्फ मेरा और आपका मसला नहीं है, तमाम लोगों का मसला है। ये बात तो दुनिया के महज़ब माशरों में बहुत पहले तय हो गई थी कि कोई भी अपनी हद से तजावुज़ नहीं करेगा। मेरा ख्याल है अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मार्टिन, कौन से महज़ब माशरे में ये बात तय हो गई थी और उसके बाद उसके ऊपर अमल भी हुआ है? ये भी जरा एग्जांपल इसकी मिसालें तो आप देंगे ना, मैं तो वो नज़्म मैं तो उसकी नज़्म बताने लगा हूँ। मार्टिन नहीं, नेमुलर की नहीं। एक पोएम है, उसने कहा कि भाई मतलब पहले ओनर्स ऑफ प्रूफ तो आप पे लीगल ना क्योंकि आपने एक फैक्चुअली बात की कि महज़ब माशरों में ये बात बहुत पहले तय हो गई। वो उस पे अमल ना करें एक अलग बात है ना। देखिए आइडियलिस्टिक स्टेट में 1400 तो साल पहले कुरान आ गया था भाई, अब उससे पहले की मिसाल लेके आइएगा। सारी अच्छी बातें उसमें तय हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि हम ना कुरान पे अमल कर रहे हैं और ना महज़ब दुनिया जिस पे चल रही है उस पे भी नहीं चल रहे। मैं तो आइडियलिस्टिकली एक बता रहा हूँ दुनिया आपको भी बात। अमल कर रही है, मैं ये आपसे मिसाल पूछ रहा हूँ। नहीं चल रही होगी यकीनन, लेकिन मैंने ये कहा कि वहाँ कम से कम लोग एक दूसरे के लिए निकलते तो हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि अमरीकी जामियात में गज़ा और फ़लस्तीन के लिए मुज़ाहरे हो रहे हैं और पाकिस्तान की जामियात में जो है वो एक साहब आके सुबह लेक्चर दे रहे हैं और 8 बजे की क्लास में पहुँचना लाजिम कर रहे हैं, और जिसमें ना आने पर बच्चों की अटेंडेंस जो है हाफ कट हो रही है या उनके एग्जाम में बैठने को मुश्किल बनाया जा रहा है कि जी आपने फ़लाँ बड़े आदमी का लेक्चर
क्यों नहीं सुना? वो उसका मसला अलग है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि उन्होंने बहुत पहले तय करने की कोशिश कर ली कि भाई बुनियाद परस्त को उठाएंगे तो भी रियासत का मसला है, सोसाइटी का इशू है, ठीक है। ये दूसरी जंग अजीम के गालिबन दौरान एक पादरी था, उसने एक नज्म लिखी मार्टिन निम्यूलर ने कि भाई पहले वो तरक्की पसंदों को उठाने आए, मैं चुप रहा, मेरा मसला नहीं था। ऐसा ही ना मशहूर नज्म है, वसअतुल्लाह खान ने उसका तर्जुमा भी किया है। तो क्या आपको लगता है कि कानून की हुक्मरानी अच्छी हो तो हमारे पास अस-खुद नोटिस खत्म हो जाएंगे, सो मोटिव नसूख खत्म हो जाएंगे, या अगर हमारे पास कोई आदमी 26वीं 27वीं बल्कि मैं कहता हूँ भाई 100 तरमीमें ले आए, उसके नतीजे में कोई बेहतर आदमी आ जाएगा जो ज़िले अदलिया में 17-18 लाख केसेस जो हैं उनको ठीक कर देगा, या रियासत के सिर्फ नौजवानों को हुकूक देने से और एक न्यू लिबरल ऑर्डर के तहत चलने से हुकूक मिल जाएंगे? आपको समझ आया मैं क्यों नहीं बोलने दे रहा था? नहीं मजाक करो, मजाक। देखिए, ये कौन से महज़ब माशरे हैं जो इस बात में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम दसियों कूच करवा चुके हैं दुनिया भर में और हुकूमतें गिरवा चुके हैं इलेक्टेड लोगों की और असैसिनेशंस करवा चुके हैं। ये कौन से महज़ब माशरे हैं जो कि अपने आइन में लिख देते हैं कि 1861 में मेरे ख़्याल में कि स्याह फाम आज़ाद है आज से, ठीक है, मगर उनकी जेलें उन्हीं से भरी हुई हैं। एग्जैक्टली ठीक ऐसा है, ही है। जो नशा स्याह फाम करता है उसकी सज़ा ज़्यादा है, जो नशा गोरा करता है उसकी सज़ा कम है। जिन इलाकों में स्याह फाम रहता है वहाँ स्कूल भी बर्बाद है, अस्पताल भी बर्बाद है, वहाँ एवेन्यूज़ भी नहीं है इकॉनमी के। जो 1861 में जो सफ़र था, मगर बस में कहा जा रहा था कि बैठने नहीं दिया जा रहा मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी तक, जो बहस चली सेग्रीगेशन की। जिम क्रोज लॉज से जो पब्लिक लिंचिंग करके आप टांग रहे थे, वो 19, 20 और 30 की दहाई में आप देख रहे थे कि स्याह फाम को स्याह फाम होने पे टांग दिया गया। बर्रे सगीर में हिंदू मुसलमानों ने किया एक दूसरे के साथ ये, आओ तुम हिंदू हो, 1920 की दहाई में तुम्हें टांग दिया, आओ तुम मुसलमान हो तुम्हें टांग दिया, तुम्हें लिंच कर रहे हैं, यहाँ तो हिंदू तुम्हारे मुस्लिम साथ नहीं इत्तेहाद बैठ और रहे। ये तो तहरीक जब खिलाफत चल जिन रही थी यहाँ तो। इलाकों में, जिन मखसूस इलाकों के अंदर आपने ज़्यादा इंतशार फैलाया, वहाँ पे हुआ कि जी हिंदू पानी अलग है, मुस्लिम पानी अलग है, ये ड्रामा एग्जैक्टली वगैरह ऐसा ही शुरू है। हुआ, वरना ये नहीं था। सही है, तो हम तो बहुत महज़्ज़ब थे, हमें तो बद तहजीब करके चला गया वो जिसको हम सिविलाइज कहते हैं, जो हमें सैवेजेस कहता था। हमारी निसाबी भाई जो कुतुब में हम ये इससे पढ़ाया बड़ी जाता है। बद तहजीबी क्या होगी कि वो हमें सैवेज कहता था, चूंकि हम उसके रंग में नहीं ढले हुए थे, उसमें इतनी बर्दाश्त नहीं थी। वो वाइट मैन्स बर्डन उठा रहा था। ये तो हमें तो उन्होंने ये इस्लाह भी, ये सॉरी ये इस्लाह कह रहा हूँ, ये जुमला भी जो है ये इस्तिलाह उन्होंने राइज की। इस्तिलाह भी उन्होंने दी कि ये तहजीब है, ये गैर महज़्ज़ब है, ये महज़्ज़ब है। ठीक है, ये हमने अपने साथ बड़ा जबर किया है। मेरे ख़्याल के अंदर हमारी अपनी तहजीब में जो बतौर इंसान या बतौर माशरा हम जिन वैल्यूज़ को लेके चल रहे हैं, वो आज भी बड़ी बेहतर और कदर की निगाह से मैं उनको देखता हूँ। और हमें फिर ये भी देखना है कि जो हम ये बटे अलग अलग ज़बान और उसकी ट्राइबल तो दुनिया पहले से शुरू से है ना। ये गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क देख लीजिए, वो सारे गोरे एक दूसरे का गला काट रहे हैं ना, क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट, आयरिश, वेल्श, इटालियन होने के ऊपर। ये चली रेसिज्म वहाँ पे। आज भी आप लटीनोस के बच्चे पकड़ पकड़ के पिंजरों में डाल रहे हैं। ट्रम्प साहब 3-3, 4-4 साल के बच्चे पिंजरों में बंद किए हुए हैं। दौरे जदीद में अमेरिका में ये देख रहे हैं ना आप। ऐसा ही है। सबसे रेड इंडियंस इतने हाँ, सारे मर गए। एक एपीएस आपके यहाँ हुआ है, वहाँ रोज एपीएस होता है, हर महीने अमेरिका में एक एपीएस होता है। स्कूल शूटिंग आप देखिए, हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ फॉर अ स्टूडेंट इज और स्कूल गन शूटिंग। कंट्रोल वाले जो है वो ठीक सारे है, उसके पैसे दे रहे हैं वो उसे। बंदा बात कर रहा है चार्ली कर्क गन लॉ को और गन कैरी करने को और गन कैंपस के सवाल के ऊपर उसकी रद्द कर रहा है, जब उसको कैंपस पे किसी बंदे ने गोली मारी और वो मर के चला गया। एग्जैक्टली ठीक है, ऐसा वो ही। भी अभी एक रिसेंट बड़ी वाकया है। दौरे जदीद की राइफल से। आपने बड़ी खतरनाक बात है, इट्स तो वर्थ डाइंग। सही, क्यों बहुत सारी चीजें वहां पे हैं। आप आज भी जाके ना, कितने की पर्ची बनती है जना की ओपीडी में? बहुत बहुत ये मिनिमल फ्री है। पैसे, फ्री है मेरे ख्याल 10, 15, ओपीडी 20 की रुपए। पर्ची बनती है वो 100-125 नहीं रुपए बनती की। है, ठीक है, वहाँ भाई है ना। 100 रुपए की पर्ची बनती नहीं, है। मैंने कल बता रहा था NICVD में दोस्त, जाएं, आपसे 1 रुपया नहीं लेते, सब आपका वो करते हैं। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, एक और बात है, उसके फीते काटती पीपल्स पार्टी इज अ सेपरेट डिबेट। ठीक है, उस पे लिखा होता है कि पेड बाय द पॉइंट इज कि पीपल सरकारी अस्पताल केपी में भी, ऑफ। पंजाब में भी, हर जगह 100-125 की आपकी पर्ची बनती है। आप बनाए ना 100 रुपए की पर्ची अमेरिका में जाके किसी इलाज के लिए। आपके अमीर तरीन दोस्त जो हैं वो इंग्लैंड से अपने दांत निकलवाने के लिए पाकिस्तान आते हैं, जो कि वहाँ पे दांत का इलाज इतना महंगा है। एग्जैक्टली ऐसा ही सस्ता है। पड़ जाता है उन्हें। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में यार हमने वैल्यूज़ बड़ी अच्छी भी ली हुई और बड़े अच्छे काम भी हमने किए हुए हैं। और जिन चीज़ों पे हमें लड़वाया गया, ये तमाम तर चीज़ें ये कब क्रिस्टलाइज हुई हैं, ये कब फॉर्मलाइज हुई हैं, ये कब एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने शिद्दत से लिखना शुरू पोस्ट किया, कॉलोनियल एरा में किस खास दौर तौर के पे अंदर? ठीक है, आर्य कॉलोनीज खत्म समाज होने किस के दौर बाद। में पैदा हुआ?
किस दौर में ये प्रॉपर बुनियाद डाली गई आर्य समाज की तरफ से कि हम बैठ के मुसलमानों की मुक़द्दस लोगों को, शख्सियात को क्या कहते हैं, उनके बारे में ब्लास्फेमी करेंगे, और फिर वहाँ से जो है जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो बैठ के हमारे भगवानों के बारे में ब्लास्फेमी करेंगे। और इस लड़ाई को लेके ये 1870 के बाद से 1920s के अंदर जो कल्मिनेट हुआ ये पूरा, जो कि कम्युनल एरा कहलाता है, सबसे ज़्यादा वायलेंस का 1920s बर-ए-सग़ीर के अंदर, ये किसके दौर में हो रहा था? और ये तमाम लोग कहाँ से वजीफे ले रहे थे? उस वक़्त कहाँ था मुजाहिद इकबाल का, जब क्वीन के मरने पे मरसिया लिखा गया था? अब ये अलग डिबेट है, इसको भी नहीं शुरू करूँगा मैं। ठीक है, तो नहीं सर, कहने की बात है कि मसला जो है ना हाँ। मेरा इन चीज़ों से, मैं अपने आप को नहीं बता रहा किसी मसले का हल, जी, जी। ठीक है? तो हमने हर इंसान के हर थॉट को हर मसले का हल क्यों बना दिया है? सही बात है। इकबाल साहब एक अच्छे शायर हैं, मैं इसमें बिल्कुल दो राय नहीं करता। मेरे ख़्याल में जितना अच्छा जुमला वो पिरोते थे, थॉट्स वो पिरोते थे, जितना बहुत एक अच्छा ख़ास हमारे। मिसरा वो मगर अब मौज़ू मैं करते कहूँ, थे। अगर मैं वो कहूँ कि वो जो है वो एक खुद मुख्तारी के और अपने एक सेंस ऑफ डिग्निटी अपने अंदर उजागर करने के उस ओरिजिनल थॉट के पायनियर वो हैं, तो मैं उससे इख्तलाफ करना चाहूँगा, इख्तिलाफ़ का ठीक है? वरना हम हक बैठ के वो लोग जिन्होंने यहाँ पे फेमिन और कहत कॉज करके लाखों लोग मारे, ठीक है, बंगाल में उनकी क्वीन के लेकिन लिए मरसिये नहीं लिखे जाते। लेकिन देखें ना, उस फ़ेमिन पे ना गांधी जी का हमें कुछ नज़र आता है, ना कायदे-आज़म का, तो ये डिबेट थोड़ी-सी और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपना जो हक़ इख्तिलाफ़ है, स्टूडेंट वो एक्टिविज्म जो है महफूज़ ना, रखते हैं। हाँ, आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि वो ये इकबाल वाला जो है ना बड़ा सेंसिटिव मसला हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हमारी राय थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि हम ज़ोहरान ममदानी को देखते हुए, आपने अमेरिका का ज़िक्र किया, तो मतलब आप हमारे ज़ोहरान ममदानी कब बनेंगे कराची के? क्योंकि अब हम नज़र आते हैं कि वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन हुई सोशल मीडिया पे, और वो बॉलीवुड के गाने भी बने। कुछ सिमिलैरिटी लोगों ने ड्रॉ भी की कि आप भी गुड लुकिंग हैं और मीडिया पर्सन हैं, और आप भी अगर पीछे को रैप वैप चला के कोई 2-4 रील्स बनाएँ, तो हो सकता है नौजवान आपकी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाएँ। नहीं, मैंने अपना पहला रैप इलेक्शन कैंपेन में 2013 में इस्तेमाल किया था। देखिए, थोड़ा सा इसमें फ़र्क समझिए, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द चेंजिंग पॉलिटिक्स इन न्यूयॉर्क, बट मुझे बताइए कि पहली बात है कि ज़ोरहान साहब अब मेयर की रेस में एक नुमाया कैंडिडेट हैं, चूँकि उन्होंने पहले पार्टी के टिकट के लिए इलेक्शन लड़ा है। यहाँ पार्टी, कौन सी पार्टी अपने टिकट के लिए इलेक्शन करवाती है? क्या मुत्तहदा में कभी आज तक पार्टी टिकट के लिए मुत्तहदा के वर्कर्स और मेंबर्स को कहा गया कि आप वोट करें कि यहाँ पीआईबी कॉलोनी से किसको टिकट दिया जाएगा? क्या पीपल्स पार्टी में कभी किसी भी सतह पे पार्टी के टिकट के लिए कोई इलेक्शन हुआ? क्या पीटीआई जो अपने आप को इतनी रेवोल्यूशनरी जमात बनाती है, उन्होंने कभी किया? किसके वोट से ये बात तय हुई कि सीएम पंजाब जो हैं वो उस्मान बुज़दार बनेंगे? या किसके वोट से जो है आप डिसाइड करते हैं कि कराची के अंदर आपने इमरान इस्माइल को टिकट देनी है, या अली ज़ैदी साहब को टिकट देनी है, या आरिफ अलवी को टिकट देनी है? पार्टी के ठीक है? इंटरनल ना इलेक्शन तो नून होते हैं लीग, ना? ना नून लीग, सही नहीं, है। इंटरनल इलेक्शन तो होते हैं पार्टी के। मेरे भाई, पार्टी के इंटरनल इलेक्शन होते हैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए, हम्म, पार्टी के शहर का सदर बनने के लिए, सूबे का सदर बनने के लिए, सही। पार्टी के टिकट के लिए नहीं होते। टिकट तो वो उसके ठीक है? जवाबदीद होती है टिकट पार्टी कौन लीडर है? जो को। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सही बनेगा। सही सही। ज़ोहरान महमदानी ने सबसे पहले जो लड़ा है इलेक्शन, वो विद इन डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई, अपनी अलग से कोई 1.5 इंच मस्जिद बना के सारे नमाजी वहाँ नहीं ले गया वो अपने पीछे। सही। वो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो उनकी इस्टेब्लिश पार्टीज़ हैं, जो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करती हैं, 2 ही पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। उसमें से एक पार्टी को उसने अपना घर बनाया, और उस पार्टी के अंदर उस पार्टी का टिकट होल्डर कि जी पार्टी का मेयर का कैंडिडेट मैं बनूंगा, जैसे कराची में मेयर का कैंडिडेट हो। अब क्या लोग वोट करके पहले ये तय करते हैं कि जमात का कैंडिडेट कौन होगा और पीपल्स का पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा? अवाम तो इस चीज़ के लिए वोट नहीं करती। वो तो टिकट जिसको देना है वो पार्टी डिसाइड करती है। तो ये जमहूरियत जो है ना वहाँ पे, वो लोगों को एक तरीके से अपनी पार्टी को चेक रखती है कि पार्टी की सदारत चाह रही होगी कि मुनीब साहब को इस बार उतारा जाए इलेक्शन में, मगर पार्टी के वोटर इलेक्शन से पहले बता रहे हैं कि नहीं, हमें नजम साहब चाहिए इलेक्शन में। तो प्राइमरी का इलेक्शन आप लड़के जीत जाते हैं, जबकि पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि मुनीब साहब आएँ, मगर आवाम ने कहा कि नहीं, हम नहीं पार्टी के सदर को मानते, हम समझते हैं हमारे हल्के में, हमारे शहर में नजम बेहतर कैंडिडेट होगा इस पार्टी की तरफ से। सही। तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट डायनामिक्स और सिनेरियो है। दूसरी बात, एक ऐसे शहर में जिसको कहा जाता है कि द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ज्यूज, ठीक है, न्यूयॉर्क, वहाँ पे एक एंटी इजराइल क्लियरली व्यू के साथ एक बंदा डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी कैंडिडेट बन जाता है, जहाँ कम से कम 30 से 35% के करीब जो वोटर्स थे वो जूइश ही थे, या 40%। वो ज़ोहरान की कामयाबी है या उस शहर के अवाम की सोच की कामयाबी है?
वो अवाम की बर्दाश्त की अक्कासी कर रहा है या वो ज़हरान की बर्दाश्त की अक्कासी कर रहा है? मतलब आई थिंक द वे ही सोल्ड हिज कैंपेन उसको भी अरे क्रेडिट जाता है। मुझे आप बता दीजिए कि यहाँ पे कुछ बेच के दिखा दीजिए किस ज़बान के अंदर आपने बेचना है, और आपको लगता है कि 3 महीने के अंदर आप ये लोगों को बेच के दिखा देंगे कि इस्लामिक जमहूरियत को सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाना है और पूरा कराची निकल के वोट कर देगा। ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी थॉट है जो ज़हरान ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो पहले से डेमोक्रेटिक सर्कल्स में नहीं घूम रहा था, और जिसके लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स ने और उनकी यंग जनरेशन ने अपना दिमाग, अपना ज़ाविया, अपना दिल बड़ा और वसी किया? एक तो तो गजा वाला मसला नजर आता है अगर मुझे। 2018 में मुझे तकरीबन आधे से ज़्यादा मेरा वोट बैंक इसलिए पीछे हट गया, और ख़ास तौर पे जो हमारे लो इनकम एरियाज़ थे, वहाँ पे हम पे पथराव शुरू हो गया, जहाँ पहले हमें वेलकम किया जा रहा था, चूँकि मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरा ताल्लुक जमात अहमदिया से है। तो क्या वो मेरे बारे में स्टेटमेंट थी या वो अवाम की ख़यालात और सोच के बारे में स्टेटमेंट है? वो अदम बर्दाश्त अवाम के अंदर है या वो कैंडिडेट के अंदर है? तो फिर कुछ ना कुछ आपको ये भी देखना है कि इस वक़्त हम मिन हैसुल कौम माशरा कहाँ खड़े हुए हैं। हम इस बुक से ही अगर बाहर ना निकल सके, ये तो अगर तो इसका मतलब है कि हमारे आइन में दर्ज इसका है। मतलब है कि न्यूयॉर्क बुक से बाहर निकल आया। न्यूयॉर्क को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्रिश्चियन नहीं हैं, आप ज्यू नहीं हैं, आप मॉर्मन नहीं हैं, आप जोवा विटनेस नहीं हैं, आप गोरे भी नहीं हैं, आप यहाँ पे बॉर्न भी नहीं हैं, आप एक रेस के भी नहीं हैं। ठीक है? हर लिहाज से आप एक मल्टीपल हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमने ये दिल वो बड़ा कर लिया। बॉन्ड वाला पॉइंट है कि वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता ऐसा शख्स जो अमेरिका में पैदा ना हो, लेकिन पाकिस्तान के सर, तो आइन में लिखा हुआ है कि बाय अगर आप किसी को गैर मुस्लिम कहते हैं या वो है, तो वो तो ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। मेरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप कराची के मेयर के लिए तो ऐसी कोई हद नहीं, नहीं है हाँ, ना यहाँ मज़हब का होने नहीं की, नहीं है, हाँ। ठीक है? तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या मज़हब फैक्टर है कि नहीं है पाकिस्तान में? अब कोई बंदा है, बिल्कुल कितने है। अच्छे गाने गा लेगा कि अपना मज़हब छुपा लेगा, और कितने अच्छे गाने गा लेगा और रैप बना लेगा कि लोगों के अंदर जो मज़हब को लेके बायस है उससे उनको आज़ाद कर देगा। अगर लोगों के अंदर ये डर हो, अगर ये नैरेटिव बेचा जाए कि तुम ये जो वोट दे रहे हो ना, ये तुम इस्लाम को वोट दे रहे हो, इलेक्शन के अंदर ये मंजन बेचा जाता है। जो दियालक साहब ने और भी किया अगर था ना। तुमने इसको वोट दिया तो तुम काफिर हो जाओगे, ठीक है? गरीब आदमी के पास वैसे ही कुछ नहीं है, जो आखिरत में वो ख्वाब में महल बना के बैठा है, वो भी छीन रहे हो उससे, तो क्यों वोट देगा वो आपको? ख्वाब क्योंकि चुरा उसे कह लिया। दिया गया भाई मेरे इलेक्शन कैंपेन में मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराई गई, इसको वोट देने वाला काफिर है, दारा इस्लाम से खारिज है, अच्छा, एक तो क्योंकि वो इस हुआ। पे ये इल्ज़ाम है, ये है। तो बात नहीं सी कि फिर कौन आके वो नहीं, कहेगा? एक तो ये हुआ, दूसरा जो मैंने अपने कानों से सुना, आँखों से देखा, एक यहाँ की कराची की एक पार्टी ने रिलीजियस कैंपेन सॉरी पॉलिटिकल कैंपेन करते हुए उनके कैंडिडेट ने कहा कि अगर आपने हमें वोट नहीं डाला तो कल कब्र के दिन आपसे सवाल होगा। तो आई वाज़ लाइक कि हमें तो 3-4 सवाल ही कब्र के पता, 3 सवाल ठीक है। पता हाँ, थे। एक रिवायत के मुताबिक इन्होंने 4 बढ़ा होते, दिया। ये सवाल नया कहाँ से आ गया कि मुझसे मेरे वोट वोट के भी किसको कब्र दिया? का मेरे पूछा भाई जाए। करिकुलम रिवाइज हो रहा है ना। नॉर्मल भी होता रहता है, पीएमडीसी भी हर साल एमडीकेट हाँ। रिवाइज कर देती है, तो क्यों नहीं हो सकता? रिवाइज हो रहा है करिकुलम। तो इसलिए देखिए, जो चीज़ें हैं समझने की ज़रूरत है। पहली बात ये कि अगर आप एक ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में लेके आते हैं, अब हम पॉजिटिव चीज़ों पे आते हैं ज़ुरहान की विक्ट्री से हाँ, रिलेट जी, करते हुए। जी। अगर आप पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टीज़ में ऐसा निज़ाम लेके आते हैं कि पार्टी के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनको ये इख्तियार मिलता है कि वो पार्टी को अपनी ओपिनियन से आगाह कर सकें, ये वोट करके कि पार्टी का टिकट होल्डर कौन होना चाहिए। और हम इतने एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स पे भी नहीं जाते कि हम ज़ुरान की न्यूयॉर्क में बात करें। यहाँ पे बड़ा अक्सर होता है, आपको आए दिन मिलेगा, कराची में मिलेगा कि पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो 5 साल हर रोज़ काम करके हल्के में मौजूद होते हैं, हल्के के लिए वोट कर रहे होते हैं। कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट उठ के आता है जिसकी कोरंगी में बड़ी फैक्ट्री है, जो पार्टी को 5-10 करोड़ का चंदा दे रहा है, और सडनली वो ब्लू आइड बन जाता है, उसको कहा जाता है कि जी इस हल्के से टिकट आपको दिया जा रहा है। और वो जो पार्टी के बेचारे वर्कर्स मेहनती होते हैं, जिनको टिकट के आसरे में रखा गया होता है, उनके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं फिक्र ना करो, पार्टी का फैसला है, तुम्हारी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी, तुम्हें बाई इलेक्शन में देख लेंगे, तुम्हें यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, वहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है? जोड़ तोड़। ठीक है, वरना अगर आप प्राइमरी के टिकट्स कराते तो जितना भी बड़ा वो आ जाता अमीर करोड़पति, जैसे कोमो आया था, लोग उसको कहते कि नहीं यार ये टिकट होल्डर होना चाहिए जो हमें हर रोज अपनी गली में नजर आया, बहुत बेशक अहम वो बात। एमकेएम का था या पीटीआई का था, जमात का था या पीपल्स पार्टी का था। ठीक है, पहली तो ये चीज कि बहुत अहम बात। आपने लोगों को एम्पावर करना है। अगर पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के मुताबिक चलते तो ज़रान रेस में ही ना होते मेयर की। नहीं, ये वैसे ठीक नुकता है, जो है ना, देखने वालों को समझना चाहिए कि पार्टीज को चाहिए कि जो टिकट होल्डर्स हैं उसका फैसला वो उनके बड़े ना करें, बल्कि आपसे ठीक है। करवाया तो जाए। एक तो पूरे सही, अमेरिका में ये होता है, ठीक है। सही। ट्रम्प डायरेक्टली नहीं लड़ लेते इलेक्शन प्रेसिडेंट का, वो अगर इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हो तो लड़ सकते हैं, अगर ना हो तो उनको प्राइमरी जीतनी है, पॉपुलर तरीन कैंडिडेट बनना है इन ऑर्डर टू बी दी कैंडिडेट फॉर द पार्टी। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात देखिए कि हमेशा आपको जो रिजल्ट मिलता है, हो सकता है यार हम कोई अच्छा काम कर रहे हों, हम शायद वो आपको रिजल्ट ना निकाल के दें कि हम इस शहर के मेयर बन जाएं या एमपी एमएनए बन जाए, बट जिस चीज़ की बुनियाद या बीज आप डालना चाह रहे हैं ऑफ द स्कूल के ज़रिए या मुनीब डालना चाह रहे हैं, आज से 10 साल बाद कोई नौजवान उससे मुस्तफ़ीद हो रहा हो।
क्योंकि जो सोच है इन टर्म्स ऑफ सोशलिज्म के हवाले से, अफोर्डेबिलिटी के हवाले से, मिनिमम वेजेस के हवाले से, टैक्स को फ्रीज करने के हवाले से, हेल्थ को फ्री करने के हवाले से, इस पे सबसे ज़्यादा जो काम किया अमेरिका में माजी करीब में सियासी तौर पे, वो बर्नी सैंडर्स ने किया। सबसे मकबूल जी कैंपेन उन्होंने की। बिल्कुल फिर उसके बाद एलिजाबेथ वॉरेन है। फिर न्यूयॉर्क के अंदर ही जो कुछ साल पहले बताया जा रहा था कि एक मिरेकल विन है, वो एलिशिया कॉर्टेज हैं, AOC, AOC ठीक है, वो भी वहीं से निकली। यानी कि वहाँ की आवाम को हसास किया जा रहा था इन इशूज़ के ऊपर, ठीक है। फ्री हेल्थ केयर, फ्री दिस, सोशलिज्म की तरफ ज़रा आइए, कैपिटलिज्म से ज़रा दूर होइए, आवाम के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, रेंट फ्रीज करें। ठीक है। फिर आपका जो एंटी वॉर नैरेटिव है कि अमेरिका का पैसा बाहर ना जाए, ये तो ट्रंप हाँ सबसे बड़ा दाई है इसका, रिपब्लिकन सबसे बड़े दाई हैं इसके, सारे पुराना जो मेगा वोट बैंक है वो इसका बड़ा दाई है। तो उसका भी एक ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड है, उस पर तो डिबेट ही एग्जिस्ट नहीं करती अमेरिका के अंदर, वो एक एक्सीडिंग थॉट है, स्पेशली आफ्टर देयर मिस एडवेंचर्स इन अफगानिस्तान, इन इराक, इन लिबिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका मजीद ये ख्याल आ जाता है, बात आ जाती है कि इस चीज़ के ऊपर कि ये बड़ा एक पोलराइजिंग टॉपिक है कि जी आप गाज़ा के में बात कर रहे हैं और आप इसराइल को चैलेंज कर रहे हैं। ये आपके पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया कि देखिए वहाँ पे रियल टाइम असेसमेंट और स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च और सर्वेज होते रहते हैं। वहाँ पे आप किसी पॉइंट पे भी बता सकते हैं कि ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, जिसमें गैलप सर्वेज होते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी का वोटर क्या सोच रहा है और रिपब्लिकन पार्टी का वोटर क्या सोच रहा है। पिछले 4 साल में फ्रॉम बीइंग प्लस 13% इन फेवर ऑफ इसराइल, वो 0 पे आई और 0 पे आके प्लस 55% पैलेस्तीन के फेवर में गई। ओवरऑल कहा जाता है कि एट 68% लेवल डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स जो हैं आज अपनी पॉलिसी प्रो पैलेस्टाइन देखते हैं और एंटी इजराइल देखते हैं। तो नॉट टेकिंग योर वोटर फॉर ग्रांटेड, एक्चुअली रीडिंग योर वोटर्स माइंड एंड गिविंग देम द सेम एजेंडा अराउंड विच दे कैन गैदर इज अनदर थिंग विच जोरान डिड, कि उसने राइटली उस वेव को पढ़ा। अब मसला ये कि ज़्यादातर बातें हम जो आप करते हैं उसमें अभी तक अवाम ने मकबूलियत नहीं पाई। बहुत सी ऐसी बातें शायद अब वो पाना शुरू हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब बात करते थे और हमें एंटी स्टेट करके बैठा दिया जाता था, आजकल एंटी स्टेट बातें बड़ी खुली एक्सेप्ट की जाती हैं अवाम में। लोग तो कहते हैं ऐसे लोग सामने आए जो ज़रा खुल के बात करें कि देखो रियासत हम पे क्या जुल्म कर रही है। तो अगेन हमसे पहले जो ये लोग बात करते रहे या हम जो बात कर रहे हैं उसका फ़ायदा आने वाले लोगों को होगा, ठीक है। तो ये चीज़ों पर आप फोकस करें। जो सबसे मेरे ख्याल में बाकमाल चीज़ है ज़ोरान की कैंपेन की, इस चीज़ से हट के कि करिश्मा ज़रूरी है किसी भी पब्लिक इंटरेक्शन के, एंगेजमेंट के प्रोफेशन में। जहाँ मकबूलियत एक मेयार हो, वहाँ आपका मकबूल होने के लिए काबिल कबूल होना बड़ा ज़रूरी है और उसमें करिश्मा एक बड़ा रोल प्ले करता है। बट इट इज़ नॉट जस्ट करिश्मा, इट इज़ ऑल्सो राइट रीडिंग ऑफ द शिफ्टिंग के अंडर वैली में क्या पॉलिटिकल ओपिनियन चेंज हो रहा है। और जो सबसे बहादुरी थी वो ये थी कि उस अवाम पे रिलाई करके, अवाम की बदलती हुई सोच पर रिलाई करके और अवाम की नीड पर रिलाई करके उसने खैरबाद का, जो कि आप कह सकते थे कि एक बड़ी आपको कंफर्म्ड श्योर शॉट फाइनेंसिंग मिलती है इस्टेब्लिश लोगों से अमेरिका की पॉलिटिक्स में, उनके APAC, सुपर पैक्स वगैरह से जो कोमो को हासिल थी, और इसने कम्प्लीटली क्राउड फंडिंग से, पब्लिक फंडिंग से, आवाम के वॉलंटियर से अपनी कैंपेन चलाई कि 50,000 के करीब उसको वॉलंटियर्स मिले। दैट वाज समथिंग ट्रूली रिमार्केबल एंड द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कैंपेन। तो हो सकता है यार कि हम जो बातें आज कर रहे हैं यार 10-12 साल से, उसका कोई 8 साल बाद कोई ऐसा लड़का जिसका हम नाम भी नहीं जानते या खातून फ़ायदा उठा के कर रहे हो। ये ज़रूरी थोड़ी है कि पुल तामीर हुआ तो फीता कौन काटेगा, यानी पुल तामीर होना चाहिए। एक जुमला है कि ज़रूरी नहीं है कि ज़ोहरान कौन बने, बस बहरान चले जाए यहाँ से। बहरान हाँ, को सारी दूर जंग करना बहरान है, दूर ज़ोहरान करने आए की ना है। आए। तो हमारे यहाँ ना पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंगें इसलिए नहीं बनती क्योंकि बिल्डिंग तामीर करने से पहले फड्डा ये पड़ जाता है कि पेंट हाउस में कौन रहेगा। हाँ, बुनियाद नहीं डली बिल्डिंग की, हम हाँ। लड़ रहे हैं गिरबान पकड़ के, पेंट हाउस में मैं रहूंगा। तो सारी शेख चल रही हैं, वो जो सारे ख्याली पलाव पे लड़ रहे हैं। वो जो तामीर होने वाली थी, लग गई आग उस इमारत में। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब। एक बस हमारा जाते हुए एक दुख जो है वो ज़रा बयान कर दें, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे 3,500 बच्चे पढ़ रहे हैं और एकेडमिक्स के साथ स्किल सीख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, वो अगर मैं बताने लग गया तो बहुत वक्त आपका और ज़ाया हो जाएगा। बस ये कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बेचारे जब घर जाते हैं उनको पास लाइट नहीं होती। हमने तो यहाँ पे जनरेटर लगा लिए, सोलर लगा ली कि उनको भाई AC भी हर क्लास में लगाए हुए हैं, प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं, लैपटॉप लगाए हुए हैं,
क्या मतलब क्या क्या लगाया हुआ है, मुझे स्मार्ट याद भी बोर्ड नहीं से है। लेकर हर स्मार्ट चीज़ बोर्ड है। लगे हुए हैं और कंप्यूटर लगे हुए हैं, लेकिन वो बेचारे जब घर जाते हैं ना और नेक्स्ट डे आते हैं तो कहते हैं पूरी रात ही लाइट नहीं है इस इलाके में, मार्टन रोड में और गिरदो नवाह में 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व किया कि आपके बच्चों को अगर के इलेक्ट्रिक हमें लाइट नहीं दे रही तो हमने तो ठीक है अपनी बिजली बनाना शुरू कर दी। लेकिन ये तो बच्चे जब घरों से आते हैं ना इतने मायूस चेहरे लेके, होमवर्क नहीं किए हुए, उदासी, और वो एनर्जी नहीं होती, जैसे आपने कहा नींद पूरी हो तो इंसान को ख्वाब देखे। तो ये बस बड़ा अफ़सोस होता है सारी सूरत-हाल देखते हुए ना कि हम क्या करें? देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो हमारे माशरे में जहाँ पे आपके ट्रांसपेरेंसी के मैकेनिज़्म बहुत वीक हैं और एक्सप्लॉयटेशन के एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और करप्शन से आप जूझ रहे हैं, ऐसे माशरे में किसी भी बेसिक एमिनिटी या यूटिलिटी के ऊपर किसी भी प्राइवेट पार्टी को मोनोपोली दे देना सबसे बड़ी ज़्यादती और गुनाह है, ठीक है? एक आम इंसान जो है ना वो गुनाह और सवाब में बिलीव करता है। प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो प्रॉफ़िट और लॉस में बिलीव करती हैं। उनकी लायबिलिटीज़ अपने शेयर होल्डर्स को होती है कि कितने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए जा सकें या कितना शेयर होल्डर को पैकेज बना के दिया जा सके कि शंघाई या वंघाई कोई आके ख़रीद ले। अब तो वो भी नहीं ख़रीद रहे। आज की खबर आ गई कि हम भी नहीं ख़रीद रहे, ठीक है? तो उनके लिए के इलेक्ट्रिक को के सेलेबल वर्दी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। आवाम के लिए रिलायबल वर्दी प्रोडक्ट नहीं बनाया जा रहा। ये कितने कम लॉस के ऊपर कितना ज़्यादा प्रॉफिट या सस्टेनेबल हो सकती है, ये इंसेंटिव है, ठीक है? रिकवरियाँ उस हवाले से हैं, लाइन लॉसेस उस हवाले से हैं, चार्जिंग ऑफ बिल उस हवाले से है, हमारे ऊपर एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र करना उस हवाले से है। कहाँ पे आपने ऐसे-ऐसे घर कारोबार सियासतदानों के आपको मिलेंगे, जहाँ करोड़ों रुपए में लायबिलिटीज़ हैं के इलेक्ट्रिक की, मगर के इलेक्ट्रिक ने आज तक वहाँ की बिजली नहीं काटी। आपने 15,000 का बिल ना दिया और पिछले महीने को वो आके आपकी बिजली काट देंगे। क्योंकि आप कौन हैं? गरीब हैं, क्या बेचते हैं? तो आपको कलेक्टिव पनिशमेंट भी दी जा सकती है कि अगर जी, आपके पड़ोसी ने मिल नहीं रही है, दिया तो आपके पूरे मोहल्ले की वो बिजली पूरा काट फीडर देंगे। बंद कर मिल रही है। मगर अगर आपके पास ज़ोर है, अगर आप सियासी तौर पे, समाजी तौर पे कुछ वज़न रखते हैं, अगर आप कोई सोशल मीडिया पे हंगामा धमाका कर सकते हैं, तो आपको लाखों करोड़ों रुपए के बिल माफ़ किए जाएँगे। ये भी के इलेक्ट्रिक करती है, जिस बारे में खुल के बात नहीं करती। देखिए, जो शख्स, जो मैनेजमेंट, जो सीईओ, जो भी रूलिंग काबीना है के इलेक्ट्रिक की, वो अगर अपने आप को 2019 में बारिश में 19 अमवात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती, ओवरऑल उस सीज़न के अंदर 35 लोगों का बिजली के झटका लगने से बारिशों में इंतकाल हुआ। इलेक्ट्रोक्यूशन से। नेपरा ने रिपोर्ट में बताया कि इनमें से 19 डायरेक्टली इसलिए कॉज हुए क्योंकि के इलेक्ट्रिक के पोल्स में अर्थिंग नहीं थी। 19 मुख्तलिफ मकामात पे के इलेक्ट्रिक के पोल्स में अर्थिंग का ना होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई गली में लाइनमैन था वो अर्थ की वायर निकाल गया। इसका मतलब है किसी मैनेजमेंट लेवल पे डिसीजन था कि हमें करने की ज़रूरत नहीं, जिसके बाद फिर आपने मास अर्थिंग शुरू की जब वो कंट्रोवर्सी बड़ी बनी। तो उन 19 अमवात के ऊपर आपने कोई इस्तीफ़ा नहीं देखा। आप मुझे कह रहे हैं या 12 घंटे बिजली नहीं होती, लोग गर्मी में सड़ रहे हैं, इस पे कोई इस्तीफ़ा दे देगा, इस पे कोई अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। अगले दिन जाके नेपरा की रिपोर्ट थी, सिर्फ 5 करोड़ रुपए का फ़ाइन था कि इलेक्ट्रिक ने हाई कोर्ट में स्टे ले लिया। हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट्स भी ये नहीं देखते कि यार ये बेसिक यूटिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट में ही शुमार होता है। इस हवाले से हम किसी भी किस्म की जो लैप्सेस और ओमिशन बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो आप पे फ़ाइन लगा आप पे करें। नहीं, हम स्टे दे नॉर्मल दिया। कॉर्पोरेट मैटर देखते हैं, एक नॉर्मल कंपनी का फड्डा देते हैं और स्टे पे स्टे दे चले जाते हैं। आजकल उन पे इल्ज़ाम लगा हुआ है हरासमेंट का, जो जी। सीईओ हैं उनके। तो मैंने कहा यार जो कत्ल के लिए ज़िम्मेदार नहीं थे, वो आप वो शिकवा कर रहे हैं कि वो हरासमेंट के इल्ज़ाम साबित होने के ऊपर इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे? उसमें भी स्टे मिल गया तो 1 हमारी महीने का। तो हमारी जो है ना ये उम्मीदें हम गलत लगाते हैं लोगों से। और मैंने आपसे फिर कहा, लाहौर के अंदर और कराची के अलावा अपवर्ड्स गो टुवर्ड्स नॉर्थ, ये सिंध के अंदर आपको 3-4 मिलेंगी डिस्कोस, सारी गवर्नमेंट ऑपरेटेड हैं, सबकी सब हैं। पंजाब में सारी हैं, 16-17 हैं गवर्नमेंट ऑपरेटेड है। तो क्या ज़रूरत है कि आपने के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज़ करना है? वो उसका इशू ये भी है कि कराची जो है ना पूरे पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री भी है। सारे नाकाम तजुर्बे पहले यहाँ होते हैं, फिर वो बाद और में कामयाब पाकिस्तान में किए जाते हैं। कराची वाले लैब रैट्स सही है? बन चुके हैं। जैसे 2016 का जो तजुर्बा इनका हुआ अल्ताफ हुसैन साहब के साथ, अगस्त 16 के बाद, वो इन्होंने 9 मई के बाद खान साहब के साथ करने की कोशिश की। उनको लगा कराची में कामयाब हो गया है तो मुल्क में भी कामयाब हो जाएगा। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो जो लैब के अंदर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना, वो
बड़े स्केल के लिए प्रॉपर नहीं होता। वॉइस ऑफ अमेरिका में एक डॉक्यूमेंट्री चली थी, उसमें वो साहब बता रहे थे कि किसी ने पूछा कि भाई कि जो पाकिस्तान में आइन इतनी देर से क्यों बना, तो उन साहब ने कहा कि भाई हमें लगा कायदे आज़म ने मुल्क बनाया है तो आइन भी बना देंगे, लेकिन उनका तो इंतकाल हो गया। ये जाफर तो अहमद से हाँ, सवाल हुआ और उन्होंने कहा तो मुश्ताक गुरबानी से मैंने पूछा था। हाँ, मुश्ताक गुरबानी साहब ने कहा, तो बस फिर ऐसे- इंतकाल हो गया तो तो बस फिर यही हमें- हुआ कि हमें वो लगा तो कि अगर experiment- उन्होंने अपनी जिंदगी में इसकी जरूरत महसूस नहीं की तो हम क्यों करें? हम क्यों करें, फिर हमें ये समझ सबसे बढ़िया आई जवाब निकला ना। अच्छा, अब ये भी सत्यम ज़रीफ़ी देखिए भाई कि आइन जिन्होंने बनाया था वो उस मकसद के लिए इलेक्ट भी नहीं हुए थे, वो तो माइनॉरिटी थे। माइनॉरिटी के बाद मुल्क टूट गया, वो मेजॉरिटी बन गए। तो दोबारा उन्होंने कहा, इलेक्शन हम जो नहीं हुए। इलेक्ट हुए थे हम ही काबीना बन जाते हैं, हम ही आइन बना देते हैं। अब जैसा भी बना, जिन हालात में भी बन गया, खैर उसके साथ भी हम क्या कर रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा खौफनाक तरमीम लाने के जो सबसे आगे एडवोकेट्स हैं इस वक्त, वही हैं जो उस आइन का आज तक दम भरते हैं और दाई हैं, पीपल्स पार्टी। जी, वो जो फैज़ ने कहा था फिर हम ही कत्ल हुआ है हाँ, यारो यारो चलो चलो। चलो। अच्छा, आजकल आखिर में फिगारो बस ये कि चलो। देखने वालों को ज़रूर कहूँगा कि भाई ज़रा एफर्ट भी करनी चाहिए, मतलब मायूसी हल नहीं है। मैं खुद बहुत मायूस था बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कि ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर बहुत अच्छा भी है कि जिसको याद करें, कोशिश करें, आगे बढ़ें। वो आपने इकबाल की बात की, इकबाल को एक मुसलम आपकी जेनजी वालों को कहना चाहूँगा हाँ। कि नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह अमलाक को आग लगाने से पहले अपनी क्लासरूम में, अपने सेक्शन में, अपने कैंपस में, कॉमन जिंदाबाद। एरियाज़ में लोगों को इकट्ठा करके पहले गुफ्तगू तो शुरू जी, करो, एक दूसरे की ये- डिमांड्स तो सुनो, अपना कोई चार्टर ऑफ डिमांड तो तैयार हाँ, करो, अपने अंदर कोई कोऑर्डिनेशन और भरोसा तो पैदा करो। कोई तो एक ताकत तो देखिए, बने। हर कोई मॉब में घुस के कोई अपना गुस्सा निकालना चाहता है कि अरे 1000 लोग आग लगा रहे हैं, मुझे कौन देखेगा। वही ना कि एक बंदा पिट रहा है, उसको 20 लोग पीट रहे हैं, तो हम भी जाके मर्दानगी दिखा के थप्पड़ मार के आ जाएं, अकेले वरना नहीं वन ऑन लड़ेंगे। वन तो हम कुछ नहीं कर सकते। एमके में तो स्टाइल ये है ना, इसका सब लड़ेंगे। अब ये इसका अकेला फायदा ना नहीं उठाएं। लड़ेंगे। इसमें कि और अरबाब इख्तियार को ये पैगाम है कि आप भी अवाम के सब्र का इम्तहान ना लें और उनके लिए सारे डिस्कोर्स और डिस्कशन के रास्ते बंद ना करें कि फिर उनके पास अमलाक जलाने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। ये इसको आप कहेंगे अपनी कब्र खोदना, जिस तरह से आपके सारे एवेन्यूज डिस्कशन के रास्ते बंद कर बंद रहे हैं किए इस देते वक्त। हो दीवानों के। रैली करें, कोई पावर जमा करें। जब आपने इकबाल की बात की, इकबाल का मुझसे याद आ रहा है मुझे कि है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, क्या कहेंगे उसको कि तकदीर के ये काज़ी का फतवा द है अज़ल वीकनेस से। ऑफ नहीं द पनिशमेंट ऑफ वीकनेस इज सडन डेथ। तो ये कि आपको लोगों को चाहिए ना कि भाई अपनी सिविल लिबर्टी के लिए कुछ जो है एफर्ट भी करें। मुझे लगता है कि ना वो बिल्कुल एक अजीब सी सिर्फ एक कीबोर्ड नींद वॉरियर तारी होके है रह हम गए सब पे। और वो सही बात है कि कीबोर्ड वॉरियर है, वरना कीबोर्ड वॉरियर नहीं तो फिर 9 में चले जाते हैं, और 9 में उन लोगों को भी उठाएगा जो बेचारे वहाँ पे थे भी नहीं, वो बाद में जियो फेंसिंग में यार, ये पता चला। अजीब कीबोर्ड वॉरियर हैं। अच्छा, अल्लामा इकबाल क्या थे? पेन वॉरियर? मुनीब बता दीजिए ना, कौन सी भूख हड़ताल की थी अल्लामा इकबाल ने? कितनी बार जेल गए थे? कौन से धरने दिए कायदे थे? आज़म कितने बदल गए? कितने धरने दिए? नहीं, कायदे कितने गरीबों के घरों पे जाके बैठे और बोला कि मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ? किसके आगे आके डंडा खाया? कब जेल गए? आज का पेन कीबोर्ड है। भाई कीबोर्ड वॉरियर कह के नौजवानों की तस्दीक ना कीजिए। आपके बड़े इन्होंने सारे की थी। थॉट लीडर्स आपके हाँ, बड़े सारे नहीं, थॉट मुझे लीडर्स बताएं। अपने दौर के कीबोर्ड वॉरियर ही थे। कायद- आपने उनको किताबों में पढ़ के इज्जत दे दी, ब्लॉग पे पढ़ के आप आज नौजवान को इज्जत नहीं देना चाहते, माजरत के साथ। कायदे आज़म कितने बार जेल गए थे? तो मैंने कब कहा इस पूरी पॉडकास्ट ये को मुल्क रिमाइंड को करके बना- देख लीजिए मैं- कि वो अजीम तरीन लीडर थे। नहीं, उन्होंने ये तो मुल्क- आप मुझसे मुल्क मंसूब बना- कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल को बचाने के लिए कहा था कि भाई छुप रहे, मैंने उनका नाम नहीं लिया पूरे 3 घंटे की पॉडकास्ट में। लिया है? नहीं, देखिए बगैर जेल गए, टीजर बनवा दिया आपने वैसे बगैर हमारा बगैर जेल गए कीबोर्ड कायदे वॉरियर आज़म ने वाला। मुल्क बना हाँ। लिया था। तो अल्लामा इकबाल ने भी हमें मर्द मोमिन बनाने का कुछ तसव्वुर दिए हैं, वो फिर हम बाद तो में ये करेंगे। अभी भी दे रहे। बाद में करेंगे। हेगल से शुरू करेंगे उसको। आजकल तो कीबोर्ड वॉरियर भी नहीं, आजकल तो पॉडकास्टर दे रहे हैं भाई। एक हाँ, और ये- टीजर बनवा दिया अगला आपने अगली podcast पॉडकास्ट करेंगे, का। हेगल से शुरू करूंगा बाद में। थैंक यू सो मच।